So in today's lecture, we are going to study about the remaining non-positivistic methodologies. So we'll be talking about three main non-positivistic theories, right? We'll be talking about critical theory. Firstly, after that we'll study about structuration theory of guidance. और उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में. और एट द in the end of the lecture we'll be studying about various miscellaneous critiques of positivists, right? उसमें मैं आपको कुछ quotes दूंगा thinkers के which you could directly use it in your answer, right? So इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे विल बी कवरिंग फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी इन अबाउट 10 to 15 मिनट्स. आई ट्राई टू एक्सप्लेन फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी. हमने इसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम पिछले 5-6 लेक्चर्स में फैक्ट वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में. उसको हमें जस्ट असेंबल करना है, राइट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी इन अ माइंड मैप फॉर्मेट. सो विल स्टार्ट विद द क्रिटिकल थियरी. जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे, जब हमने नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज का क्या है एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक चार्ट बनाया था, उसमें हमने देखा था जो क्रिटिकल थियरी है इट वाज इनिशियली प्रोपाउंडेड ड्यूरिंग लेट 1920s और अर्ली 1930s. तो ये जो पीरियड है, जिस पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और जिस मिलियो में ये थ्योरी ओरिजिनेट हुई है, साइमल्टेनियसली हम देखेंगे उस पीरियड में क्या है नाजिज्म इन जर्मनी और फासिज्म इन इटली. तो वेस्टर्न यूरोप में नाजिज्म और फासिज्म का राइज हुआ था, ठीक है. सो क्रिटिकल थियरी वाज अ रिएक्शन, ठीक है, टू दीज पॉलिटिकल मिल्यू, ठीक है, द सोशल कल्चरल मिल्यू ऑफ द टाइम्स. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी सोशोलॉजिस्ट क्या है वैक्यूम में अपनी थियरी नहीं देता है. उसकी थियरी एक रिएक्शन होता है, एक रिजेक्शन होता है, राइट? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक मिल्यू, राइट? तो क्रिटिकल थियरी जो है वो ऐसे ही एक काइंड ऑफ रिएक्शन आई थी थ्रू नाजिज्म एंड फासिज्म. तो उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट ये जो क्रिटिकल थियरिस्ट थे, इसको क्या बोला जाता है, इसका ओरिजिनेशन हुआ था जर्मनी में और वहाँ पे फ्रैंकफर्ट नाम की जगह है. तो इसको ये जो सारे सोशोलॉजिस्ट जो क्रिटिकल थियरी के आइडियाज़ को क्या है अडोप्ट करते हैं, उनको बोला जाता है दे आर बिलोंगिंग टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट, दे आर फॉलोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, आइडियाज़ और आइडियोलॉजी. तो उसको फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया क्रिटिकल थियरी का. नाउ हमने ये भी देखा था क्रिटिकल थियरी का, जब हम वो चार्ट पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने 4 प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट के बारे में का नेम मेंशन किया था वहाँ पे. तो वो डायरेक्ट लिफ्ट करना आपको अपने आंसर में क्या है उसको इन्वॉल्व करना है. तो हमने देखा कि ओरिजिन जो हुआ था क्रिटिकल थियरी का वो हुआ था उसके पीछे मेन जो स्कॉलर्स थे, जो सोशोलॉजिस्ट थे, वो थे आपके मैक्स हॉर्खहाइमर इज वन बिग नेम और उनके जो कलीग थे थियोडोर अडोर्नो, राइट? दीज 2 पीपल सब्सिक्वेंटली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 और लेटर टाइम्स में क्या है इसको फर्दर डेवलप करेंगे क्रिटिकल थियरी के आइडियाज़ को ह्यूर्गन हैबरमास और हर्बर्ट मार्क्यूज, राइट? मेन जो इस थियरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द पॉलिटिकल सिस्टम चैप्टर, लेकिन यहाँ पे हम 3-4 डायमेंशन से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. और किस डायमेंशन से क्या है ये क्रिटिसाइज करते हैं आपके पॉजिटिविस्ट को, ठीक है. तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, जो क्रिटिकल थियरिस्ट हैं वो क्या है क्रिटिसिज्म को, ठीक है, क्रिटिक को और बीइंग क्रिटिकल ठीक है, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ देयर थियरी. दिस इज द सेंट्रल थीम और कोर एलिमेंट ऑफ देयर थियरी. ठीक है. तो ये जो है, ये जो बीइंग क्रिटिकल और क्रिटिसिज्म क्या है
वो परवेड करता है थ्रू आउट द एंटायर थियरी। वो पूरी की पूरी जो थीम है, इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म और क्रिटिक और बीइंग क्रिटिकल, राइट। सो दिस रन थ्रू देयर एंटायर थियरी, दिस इज देयर सेंटर थीम, द कोर एलिमेंट, ठीक है। बाकी थियरीज में हम देखेंगे, जो बाकी थियरीज होती है उसमें क्या है, क्रिटिक जो होता है, क्रिटिसिज्म होता है, इज जस्ट वन ऑफ द डायमेंशन, राइट, जस्ट वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द थियरी। लेकिन यहां पे हम देखेंगे जो क्रिटिकल थियरिस्ट है उसका ये सेंट्रल पिलर है, सेंट्रल थीम है, ठीक है। बाकी थियरीज में खाली फुट नोट या फिर एक जस्ट वन डायमेंशन या फिर एक अपेंडिक्स की तरह और अपेंडेजेस की तरह यूज किया जाता है क्रिटिसिज्म को, ठीक है। तो जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट है इस पे क्यों वो क्या है एम्फसाइज कर रहे हैं, राइट। ये बोलते हैं कि द सोशल रिसर्चर और सोशोलॉजिस्ट नीड टू हैव अ डीप क्रिटिकल और रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, ठीक है। ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो एम है इस थियरी का, एम जो है इस थियरी का, एम ऑफ द थियरी इज टू एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज करना, अनकवर करना अंडरलाइंग, ठीक है, अंडरलाइंग ऑपरेशन, डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन ऑफ मासेस बाय द डोमिनेंट क्लास और द पावरफुल, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जिस हिसाब से लोगों को ओप्रेस किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है और सबऑर्डिनेट किया जाता है, वो बड़ा ही एक क्लेवर वे में जो डोमिनेंट क्लास है बड़ी ही क्लेवर वे में उनको डोमिनेट करती है, और जो लोगों को है ना, देयर देमसेल्फ अनअवेयर ऑफ दिस ओप्रेशन, राइट। तो लोगों को क्या है, एवरीथिंग अपीयर्स टू बी, इट्स अ काइंड ऑफ अ इल्यूजन, इट इज एन अपीयरेंस, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ एन इल्यूजन, एक इल्यूजन होती है, ठीक है, वो माया में है, ठीक है, राइट। Then influenced by Maya, so everything to the people appears to be very normal, उनको काफी नॉर्मल अपीयर होता है, सब कुछ जस्ट फेयर और लेजिटिमेट लगता है। तो ऐसा क्यों है कि लोगों का ऑपरेशन, डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन हो रहा है लेकिन उनको खुद ही नहीं पता। तो ये बोलते हैं देरी, ये क्या है, इसको ही एक्सपोज करना है, इसी को अनकवर करना है, ये जो अंडरलाइंग जो ऑपरेशन है ना, इसको एक्सपोज बाहर निकाल के लेके आना हमें। इसीलिए जो सोशोलॉजिस्ट है उनको क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है, इसलिए उनकी जो सेंट्रल थीम यही है, डीप क्रिटिकल रिफ्लेक्सिव थिंकिंग के थ्रू इसको क्या है एक्सपोज करना, थ्रू देयर डीप क्रिटिकल और रिफ्लेक्सिव थियरीज, राइट। तो ये जो माया है, इल्यूजन है, ये जो मैट्रिक्स है, उसको डिस्ट्रॉय करना, और जो रियल पिक्चर है, जो रियलिटी है, ठीक है, उसको क्या है सामने लेके आना लोगों के। तो ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये सब हो रहा है और फिर भी नहीं पता। ये बोलते हैं दिस इज हिडन, राइट, एक कैमोफ्लाज हो रखा है, ठीक है। दिस इज टेकिंग प्लेस इन अ वेरी सटल मैनर, बड़ी सटल मैनर में क्या है, लोगों को ओप्रेस किया जाता है, राइट। और इट इज नॉट विजिबल और इट इज नॉट मैनिफेस्ट, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
तो वो इसके पीछे रीजन देते हैं कि लोगों का जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, जो लोगों की जो थिंकिंग डेवलप हो रही है, उसको क्या है, शेप किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और जो वो बोलते हैं कि जो कल्चर है, राइट, और वेरियस टूल्स ऑफ और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, जैसे रिलीजन, एजुकेशन, स्पेशली ये जो थॉट प्रोसेस है, इसके थ्रू उनको क्या है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, बिकॉज इसको पूरा लेजिटिमाइज किया जाता है, उसको एक रूप दिया जाता है, एक अपीयरेंस दी जाती है, और लोगों को बड़ा नॉर्मल लगता है, लोगों को फेयर लगता है, और क्योंकि लोगों का थॉट प्रोसेस वैसे डेवलप किया गया, उनका सोशलाइजेशन वैसे किया जा रहा है, इसलिए वो क्या है, उसको खुद ही सपोर्ट करते हैं लोग, राइट। एजुकेशन और स्पेशली मीडिया, इन मॉडर्न टाइम्स मीडिया इज अ वेरी बिग टूल ऑफ सोशलाइजेशन और इन्फ्लुएंसिंग पीपल, राइट। और अब इसमें हम ये देखते हैं कि यहां पे क्रिटिसिज्म कैसे निकल के आएगा आपका पॉजिटिविस्ट का। सी, इनका पहला जो क्रिटिसिज्म यही है कि जो पॉजिटिविस्ट है वो खाली वही चीज को पढ़ सकते हैं जो विजिबल है, जो दिखता है, जो मैनिफेस्ट है, जो कि ऑब्जर्वेबल है टू सेंसेस। हमने पढ़ा पॉजिटिविज्म की फीचर, ठीक है। तो ये बोलते हैं जो पॉजिटिविस्ट हैं, जो रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बड़ी ही सुपरफिशियल मैनर में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। वो जो रियल ट्रूथ है, जो रियल ट्रूथ है उसको क्या अनकवर नहीं कर रहे हैं, वो इट इज स्टिल हिडन, राइट, बिलो वेरियस लेयर्स ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस और हाउ द एक्टर्स इन द सोसाइटी आर बीइंग सोशलाइज्ड, ठीक है। दिस इज देयर फर्स्ट क्रिटिसिज्म, राइट। Positivism is superficial in nature, is as it could only understand the superficial or the top layers of truth. Rather, in order to uncover the hidden layers of truth, then we have to have a deep critical reflexive thinking, right? Second criticism ये देते हैं, see this is a very important criticism. इसके लिए एक टर्म यूज किया है, praxis, ठीक है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो क्रिटिकल थियरिस्ट बोलते हैं कि जो सोशोलॉजी है और सोशल साइंसेज है, दे शुड इन्वॉल्व प्रैक्टिकल, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी। दिस इज देयर प्रैक्टिस, उसके लिए वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ये जो है, ये बोलते हैं कि जो they are trying to establish a linkage between theory and implementing these theories. इनको theories को खाली डिवाइस ही नहीं करना है, रादर implement करना है, और these theories should be put to practice. So they are trying to build a gap, trying to build a linkage, और trying to connect theory and practice. तो बोलते हैं कि a sociologist, एक सोशोलॉजिस्ट को क्या है, ही शुड नॉट ओनली बी एन आर्म चेयर एकेडमिशियन और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। रादर उसकी थियरी और जो रिसर्च है, जैसे रियलिटी को एक्सपोज कर रहा है, दिस शुड बी पुट टू प्रैक्टिस, राइट। तो वो जो सोशोलॉजिस्ट है, वो ही शुड ऑल्सो बी अ सोशल एक्टिविस्ट। तो सोशोलॉजिस्ट का क्या काम है कि थियरी तो बस मीन्स है, ठीक है, लेकिन उसका एंड क्या है। थियरी एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका एंड और पर्पस और रिजल्ट और एंड गोल क्या है, दैट इज टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ब्रिंग इन सोशल रिफॉर्म, ठीक है, ब्रिंग इन सोशल चेंज, ठीक है। और इसको अगर हम रिफॉर्म लेके आना है, सोसाइटी में चेंज लेके आना है, तो हमें एग्जिस्टिंग डोमिनेंट क्लास की जो आइडियोलॉजी है,
जो मैनिपुलेशन है उसको काउंटर करना पड़ेगा. सो थ्रू थियरी एंड प्रैक्टिस, अब सोशियोलॉजिस्ट क्या है, ही शुड अवेकन एंड इनलाइटन द मासेस. So this is the end goal of sociology, to awaken or enlighten the masses and to remove, right, remove Maya illusion or false consciousness, right, to show them the true picture or the true reality. और खाली जो है उनका एम यही खत्म नहीं हो जाता. अगर सोसाइटी में रिफॉर्म, चेंज और सोशल प्रोग्रेस लेके आनी है हमें, तो दीज अवेकन्ड इनलाइटेंड पीपल, दे शुड बी मोबिलाइज्ड. मोबिलाइज्ड टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स डोमिनेटेड बाय द डोमिनेंट क्लास एंड देयर आइडियोलॉजी, देयर ओन इंटरेस्ट, राइट. दे शुड बी मोबिलाइज्ड एंड वो क्या है, दे शुड फाइट फॉर देयर राइट्स. ठीक है, दे शुड प्रोटेस्ट. ठीक है, तो जितनी मूवमेंट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिटिकल थियरिस्ट, राइट. तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहां से, और यहां से जो क्रिटिसिज्म आता है पॉजिटिविज्म का, ये बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट क्या है, अ सोशियोलॉजिस्ट शुड टेक साइड्स, ही शुड सपोर्ट द वीक अगेंस्ट द पावरफुल. The haves against the have-nots or the poor against the rich, right? तो सोशोलॉजिस्ट को क्या है, इथिकली न्यूट्रल नहीं होना चाहिए. He should not be a bystander. He should not be a bystander. He should not be neutral, right? He should not be ethically neutral. लेकिन सोशोलॉजिस्ट इसके बारे में बात करते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी. वो क्या बोलते हैं कि खाली फैक्ट्स की बात करो, वैल्यू जजमेंट्स मत दो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज योर लाइक्स और डिसलाइक्स. अ सोशियोलॉजिस्ट शुड कन्फर्म टू फैक्ट्स एंड फैक्ट्स ओनली. ही शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन वैल्यू जजमेंट्स. ये क्रिटिसिज्म था आपका, ये आपका एक फीचर थी पॉजिटिविज्म की जो हमने पढ़े थे इनिशियल लेक्चर में. लेकिन ये बोलते हैं कि ये जो कोल्ड न्यूट्रलिटी है इनकी, इथिकल न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी है, और खाली कोल्ड फैक्ट्स पे बिलीव करना और डिटैच्ड रहना, ठीक है, इससे क्या है, काम नहीं चलेगा. वी हैव टू चेंज द सोसाइटी. ठीक है, वी शुड टेक साइड्स, वी शुड सपोर्ट द वीक अगेंस्ट द पावरफुल. ठीक है, वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड और बैड. सो गुड और बैड बताने के लिए हमें वैल्यू जजमेंट्स लेनी ही पड़ेंगी. वैल्यूज नहीं होंगी तो गुड और बैड नहीं होगा. फैक्ट्स क्या है, वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा. वैल्यूज का मतलब ये है समथिंग विच इज वैल्यूएबल, विच इज डिजायरेबल, विच इज गुड. सो गुड और बैड होना चाहिए, जस्ट और अनजस्ट, फेयर और अनफेयर के बीच में क्या है, डिफरेंस आना चाहिए. सो सोशोलॉजिस्ट का काम एक बाई स्टैंडर्ड नहीं है, आर्मचेयर अकेडमिशियन होना ही नहीं है. रादर ही शुड टेक साइड्स, ही कांट बी वैल्यू न्यूट्रल. ठीक है, वो बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल जो रैशनैलिटी है, टेक्नोलॉजिकल कोल्ड, टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी कोल्ड, इथिकल न्यूट्रलिटी क्या है, जिसमें खाली फैक्ट्स की बात की जाती है, उससे क्या है, वो क्या है, एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट चैलेंजिंग द स्टेटस को, राइट. तो दिस वॉज देयर अदर क्रिटिसिज्म, right? Value neutrality is undesirable in the field of sociology. It is not commensurate or compatible with the end goals of sociology, that is to reform the society, right? So this was their second criticism of positivist, right? See, एक चीज हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में, क्रिटिकल थियरिस्ट बोलते हैं अगर आप इथिकली न्यूट्रल रहेंगे और कोई स्टैंड नहीं लेंगे अपना, ठीक है, इसका मतलब क्या है
आप क्या है इनजस्टिस को क्या है परपेचुएट करेंगे, क्योंकि अगर आप इथिकली न्यूट्रल हैं, किसी को क्या है किसी को क्या है फेवर नहीं कर रहे, स्पेशली द वीक, यू आर ट्रीटिंग एवरीवन सेम, यू आर नॉट पासिंग वैल्यू जजमेंट्स, राइट, यू आर नॉट टेकिंग साइड्स, सो दैट विल ensure injustice in society. Why? Because there is a power asymmetry between the dominant and those who are the oppressed sections of the society. There is a power asymmetry, right? तो आपको खाली इक्वालिटी में फोकस नहीं करना है, रादर इक्वालिटी शुड बी रिप्लेस्ड बाय इक्विटी. ठीक है, आप इक्वल पेडेस्टल पे और न्यूट्रल वे में रह के क्या है नहीं चल सकते हैं. आप इक्वली पावरफुल और वीक को नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप इक्वली ट्रीट करेंगे तो पावरफुल क्या है और पावरफुल होंगे, और वीक क्या है और पावरफुल और वीक हो जाएगा, राइट. सो इक्वालिटी शुड बी रिप्लेस्ड बाय इक्विटी. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन इज एन एग्जाम्पल, राइट. तो ये जो थियरीज हैं, क्रिटिकल थियरिस्ट हैं, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स. ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो कन्फ्लिक्ट अप्रोच है, क्रिटिकल अप्रोच है, उसी से दे वर इंस्पायर्ड. इवन कार्ल मार्क्स क्या है उन्हीं के जो थियरी थी वो दैट वाज क्रिटिकल इन नेचर, राइट. लेकिन वो क्या कार्ल मार्क्स को कंप्लीटली फॉलो नहीं करेंगे, दे विल ट्राई टू मॉडिफाई द आइडिया ऑफ मार्क्स. ठीक है, उनको मॉडिफाई करके क्या है यूज करने की कोशिश करेंगे. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज नियो मार्क्सिस्ट. नियो मार्क्सिस्ट. एक थर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म आएगा, और ये बहुत ही सिवियर क्रिटिसिज्म था आपका, स्पेशली कॉम्ट का. तो आपके मैक्स और खाइमर और अडोर्नो बोलते हैं कि जो कॉम्टियन फिलॉसफी थे, कॉम्टियन फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है, इट encouraged, influenced, ठीक है, और shaped Nazis and fascist ideology. ठीक है, और क्या है पॉजिटिविज्म ने कहीं ना कहीं क्या है टोटलिटेरियनिज्म को क्या है, टोटलिटेरियनिज्म को इन्फ्लुएंस किया है और एनकरेज किया है. सो दिस वाज अ वेरी बिग क्रिटिक, सीवियर एलिगेशन दैट वाज लेवल्ड ऑन कॉम्ट स्पेशली बाय द क्रिटिकल थियरिस्ट, राइट. तो इनके पीछे उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि हाउ कॉम्टियन पॉजिटिविज्म इज इनकरेजिंग, शेपिंग Nazis ideology or encouraging or influencing the Nazis ideology, and how Nazis were inspired by the Comtean ideas or Comtean philosophy of positivism, and how positivism is contributing to the rise of totalitarianism in Western Europe. Now this was a very severe allegation, very big critique of positivism, right. तो इसके पीछे उन्होंने जस्टिफिकेशंस दी. किसी वो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंस है और जो पॉजिटिविस्ट हैं, ठीक है, दे कंसिडर देयर नॉलेज एज एब्सोल्यूट रियलिटी, ठीक है. वो अपनी नॉलेज को एब्सोल्युटली ट्रू, एग्जैक्ट और एक्यूरेट बताते हैं. ठीक है, तो वो बोलते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम एरोगेंस ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है, दे कंसिडर देयर वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड देयर नॉलेज एज सुपीरियर टू अदर्स एंड एब्सोल्युटली ट्रू. So they are not respecting the alternative viewpoints. There could be
an alternative explanation of truth, alternative viewpoint and alternative reality. So they are absolutely rejecting all alternative viewpoints. This is what they call as the arrogance of science or arrogance of positivists. So same ideology shaped the Nazis. They considered their own thinking, their own ideology as absolutely true, and they discouraged alternative thinking, alternative viewpoints, diversity of viewpoints, right? So वो बोलते हैं ये कहीं ना कहीं क्या है आपके टोटलिटेरियनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी ऑफ और वेरियस व्यू पॉइंट्स को क्या है रिजेक्ट कर रहा है, और ये क्या है एक फंडामेंटलिज्म. साइंस और पॉजिटिविज्म इज बिकमिंग फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिस्ट इन नेचर. ठीक है. सेकंड इसका क्या है, डिक्टेटर्स स्पेशली ये करते हैं, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, खाली अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं, और एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टिंग और फॉलोइंग देयर व्यू पॉइंट्स, देयर आइडियोलॉजी, राइट. दे शेप द डिस्कोर्सेज एंड एवरी मैन शुड बी फॉलोइंग दिस डिस्कोर्सेज. सो दे आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल ऑफ ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स. सेकेंड वो बोलते हैं कि नॉट ओनली दिस, वो ये बोलते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या है, positivism it considers man as inert, reactive and passive, right? पॉजिटिविस्ट ऐसे करते हैं. पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन एजेंसी है, ह्यूमन फ्री विल है, ह्यूमन ऑटोनॉमी है, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं पॉजिटिविस्ट. वो बोलते हैं कि देयर एक्शन और ह्यूमन बिहेवियर इज कंप्लीटली शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर. वी स्टडीड अबाउट इट. इट इज इन कंप्लीट कन्फर्मेशन विद द डिमांड्स ऑफ स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, cultural values and norms, right? So human behavior is absolutely stable. It is in conformity. It is respecting the cultural demands, values and norms. So they don't have a viewpoint of their own. They are inert. They are passive. They are just like puppets dancing to the tunes of cultural demands, dancing to the tunes of social structure, right? तो सिमिलरली जो नाजीज और जो फासिस्ट हैं वो भी क्या है, मैन को पैसिव समझते हैं. मैन शुड एब्सोल्युटली फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ अ टोटलिटेरियन, द डिक्टेटर. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डिक्टेट, राइट? सो मैन हैज नो फ्री विल, ही हैज नो ऑटोनॉमी, ही हैज नॉट नो एजेंसी. हिज फेट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द political elites, the Nazis or the fascists, who are commanding the entire nation, and the entire nation and its individuals' behavior should be in absolute conformation with the political command structure, right? तो उसको वायलेट नहीं करना चाहिए. तो सिमिलरली ऐसा ही पॉजिटिविस्ट मानते हैं कि मैन क्या है, इनर्ट और पैसिव है. वो हमेशा क्या है, सारे के सारे मैन सबको फॉलो सिमिलर उसको फॉलो करते हैं, राइट? उसी से यूनिवर्सलाइजेशन और जनरलाइजेशन होगा. ना जब हेल हिटलर बोला जाता है तो सभी को ये करना पड़ता है, राइट? सो व्हाट इज दिस, मतलब दे डोंट हैव ऑटोनॉमी. वहां पे मीडिया भी नहीं होगी, क्योंकि डाइवर्स व्यू पॉइंट और क्रिटिक नहीं कर सकते आप सरकार का. तीसरा जो क्रिटिसिज्म आया इनका, ठीक है, पॉजिटिविज्म इनकरेजेस यूनिवर्सलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. राइट? तो जो पॉजिटिविस्ट क्या है, क्या बोलते हैं कि जो मैटर है उसका बिहेवियर, जितने भी मैटर है सबका बिहेवियर क्या है, आइडेंटिकल है. एवरीवन इज मैनिफेस्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर, राइट? तो यूनिवर्सलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन में बिलीव करते हैं. तो यहां से क्या है, दे आर ट्राइंग टू इंपोज होमोजेनिटी. ठीक है? तो हिटलर्स
हिटलर, नाजीज, फासिस्ट ने भी और मुसोलिनी ने भी यही यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की, स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की, राइट। उन्होंने क्या, होमोजेनिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो जब हिटलर हेटेरोजेनिटी और डाइवर्सिटी ऑफ आइडेंटिटी को क्या है, रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या है, जूज का जो होलोकास्ट हुआ, जूज का, और जो कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको डाला गया, दे आर रिजेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ आइडेंटिटीज, राइट। दे आर ट्राइंग टू prove that the Aryan race, right, the German Aryan race is the most superior race. They are following social Darwinism, survival of the fittest. So they are bound to rule the entire earth. The entire earth should be in control of the German Aryan race because they are the most superior and it is a very natural to them. इसी को नीचे बोलते हैं will to power, right? It is very natural. They should be the masters, whereas other people should be the slaves. So they are trying to enforce homogeneity, right? They are trying to universalize or standardize. That is, they are discarding diversity of identities, right? So that is why they are exterminating or Jews, or they are putting them in concentration camps or communal holocaust is taking place, right? So ये बोलते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी थी पॉजिटिविज्म की, ये जो आइडियाज प्रोपाउंड किए गए थे, इसी से ही क्या है आपका नाजीज और फासिस्ट। और नाजीज और फासिस्ट में क्या है, नाजीज में स्पेशली क्या है, जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई थी। आप 1930s में देखेंगे तो हिटलर एक्चुअली डिड व्हाट ही प्रोमिस्ड। जब उनको बोला गया व्हेन आई विल बी कमिंग टू पावर, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, राइट। सो हीज वे ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ही इंट्रोड्यूस्ड कंस्क्रिप्शन, मैंडेटरी इंडक्शन इन आर्मी, एवरीवन वाज सपोज्ड टू सर्व इन द आर्मी। सो जो यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम वो इट वॉज सॉल्व विद इन अ सिंगल स्ट्रोक। सो ही एक्चुअली डिलीवर्ड व्हाट ही प्रोमिस्ड, राइट। तो पीपल वर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज आइडियाज, राइट। और वहां पे क्या है, जब सोसाइटी में क्या है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, काफी इट वॉज नॉट ट्रीटेड वेल। जर्मन्स, they were held responsible for first world war, or they were suffering from entire debt burden, and or they are also suffering for hyperinflation. So he came as a messiah to them. Hitler, he announced himself as a messiah, so people believed that he will transform Germany. Or actually some of the horrible scientific experiments, or even some of the important, you could say, scientific innovations took place during the Nazi times. If you could be able to study it, right? So this is just an additional information. So this is how Comtean ideas supported, Comtean philosophy, Comtean positivism supported the Nazis thinking or ideology. So this is what the critical theorists believe, right? Fourth criticism जो है, last criticism positivism का, Max Horkheimer, Theodor Adorno, they wrote a book. It is a very important book called as the Dialectics of Enlightenment. वो बोलते हैं कि जो इनलाइटनमेंट है वो वेरियस फेसेस से गुजरा है, राइट। और वो जो फेसेस हैं उनके बीच में आपस में क्या है, डायलेक्टिक से एक कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। तो वो बोलते हैं जो फर्स्ट फेज था इनलाइटनमेंट का, जो फर्स्ट फेज था आपका इनलाइटनमेंट का, उसमें क्या है कि रिनेसा हमने पढ़ा, मॉडर्निटी के बारे में जब पढ़ रहे थे, राइज ऑफ साइंस हमने पढ़ा, ठीक है, और पॉलिटिकल इनलाइटनमेंट या पॉलिटिकल मॉडर्निटी पढ़ा, ठीक है। तो बोलते हैं जो फर्स्ट फेज ऑफ इनलाइटनमेंट था उसमें क्या है, काफी रिफॉर्मेटिव था वो, जस्ट लाइक क्रिटिकल थियरिस्ट, इट वॉज वेरी रिफॉर्मेटिव इन नेचर। इट इन्वॉल्व क्रिटिकल डीप रिफ्लेक्सिव थिंकिंग। और उसका एम क्या था वहां पे फर्स्ट फेज ऑफ एनलाइटनमेंट का, दैट वाज टू ब्रिंगिंग सोशल चेंज। हमने पढ़ा सोशल चेंज, मॉडर्निटी, राइट, टू ब्रिंग इन सोशल प्रोग्रेस, राइट। सो दे चैलेंज द एग्जिस्टिंग oppressive feudal structures, aristocracy,
right? Church, clergy, nobility, they challenged this. So this was challenged not only on the basis of facts but as well as values. So यहाँ पे बोलते हैं आर्ट्स प्लस साइंस दोनों का डोमिनेशन था, और साइंस एक क्या कोल्ड साइंस नहीं थी, रादर साइंस में एक स्पिरिट था, ठीक? तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, जब ये बोलते हैं क्रिटिकल डीप रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, हमने पढ़ा रेने डिस्कार्टिस, डेविड ह्यूम, रेने डिस्कार्टिस ने तो बोला आई थिंक देयरफॉर आई एम, राइट? रिनेसा में क्या हुआ, एवरीथिंग शुड बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग शुड बी सब्जेक्टेड टू डाउट, एवरीथिंग शुड बी क्वेश्चनड, चर्च आइडियोलॉजी शुड बी क्वेश्चनड, नथिंग कुड बी एक्सेप्टेड एट फेस वैल्यू, राइट? तो वो बोलते हैं कि ये जो स्पिरिट था इनलाइटनमेंट का, ये क्या है, कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है अब, राइट? तो इनलाइटनमेंट फर्स्ट फेज में क्या है, ये जो फर्स्ट फेज में है, फैक्ट्स और वैल्यूज दोनों की बात करता है, वैल्यूज की बात करता है, आइडियाज की बात करता है, मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स की बात करता है, ठीक है? जब बात की गई फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय वोल्टेयर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, नेचुरल राइट्स, these were ideas, these were concepts, right? These were value based, value ridden, value based. So scientific spirit was not only based on the basis of facts, it was also on the basis of values. लेकिन वो बोलते हैं कि उसके बाद क्या है, इनलाइटनमेंट का क्या है, मेटामॉर्फोसिस हो गया है। उसने अपनी इनलाइटनमेंट ने क्या है, फॉर्म चेंज कर लिया है, चेंज हो गया है, सेकंड फेज और लेटर फेस आप बोल सकते हैं, इनिशियल और लेटर फेस। अब वो बोलते हैं कि इनलाइटनमेंट क्या है, वो रोल परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा वो परफॉर्म किया उसने, बिकॉज इनलाइटनमेंट हैज कम इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है? साइंटिफिक, उन्होंने बोला, इसको क्या बोला, साइंटिफिक डॉगमेटिज्म। तो साइंटिफिक डॉगमेटिज्म कैसे है, वो बोलते हैं Enlightenment, this was the quote that you could use in your answer. Enlightenment और modernity के criticism में इसको डाल सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं, और साइंस और positivism. Enlightenment has reverted to methodology. Sorry, Enlightenment has reverted to mythology. तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, ठीक है? तो बोल रहे हैं जैसे एक बार मिथ था जो एंशिएंट टाइम्स में, वो एक काइंड ऑफ नॉलेज थी जो कि रियलिटी को क्या स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब पूछा जाता है कि बारिश क्यों होती है, तो वो मिथ क्या बनता है, ड्यू टू रेन गॉड, राइट? तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन तो कर रही है नॉलेज को, राइट? लेकिन वो क्या है, माइथोलॉजी में भी जैसे ट्रूथ और रियलिटी को एक्सप्लेन करते थे, और माइथोलॉजी में क्या है, अपनी नॉलेज को क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट समझा जाता था, लोग उसको क्या है, एकदम प्रिसाइज समझते थे, ठीक है? ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ठीक है? तो वहां पे भी क्या है, एक्यूरेसी की बात की जाती थी, अपने उसकी नॉलेज को क्या है, अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को समझा नहीं जाता, बिकॉज मैथोलॉजी इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद रिलीजन, राइट? सो इट वाज अ सुपीरियर, कंसिडर्ड एज सुपीरियर एक्सप्लेनेशन। तो बोलता है सिमिलरली क्या है, साइंस भी ऐसा हो गया है, साइंस में भी एक एरोगेंस आ गई है, राइट? अगर आप देखेंगे वो बोलते हैं कि साइंस भी डॉगमेटिक हो गया है, जैसे मिथ्स क्या डॉगमास प्रोपेगेट कर रहे थे कि खाली एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी ही यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड के प्रॉपर प्रोसीजर्स ही यही फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इन्हीं को फॉलो करके क्या है आप साइंस को, नेचुरल साइंसेस को क्या है और नॉलेज को क्या है एक्वायर कर सकते हैं। तो ये एक डॉगमेटिज्म हो गया है, ठीक है? यही आप फॉलो कर सकते हैं और कुछ फॉलो नहीं कर सकते हैं, और इसी से जो नॉलेज जनरेट होगी वही एग्जैक्ट नॉलेज जनरेट होगी। तो ये बोलते हैं कि इनलाइटनमेंट हैज रिवर्टेड टू माइथोलॉजी इन द लेटर फेज आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द इनलाइटनमेंट। तो यही बोलते हैं कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई, ये जो डायलेक्टिक्स आया इनलाइटनमेंट में, इसके थ्रू उन्होंने पॉजिटिविस्ट को क्या है क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, ठीक है?
सी नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ एंथनी गिडन्स। तो अगर क्वेश्चन आता है वेदर सोशियोलॉजी इज अ साइंस और नॉट, तो उसका जो कंक्लूजन होगा उसमें आपको मेंशन करना है वेबर और गिडन्स के बारे में, राइट। तो वेबर और गिडन्स क्या है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं बिटवीन पॉजिटिविस्ट एज वेल एज नॉन पॉजिटिविस्ट, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ एंथनी गिडन्स। जो एंथनी गिडन्स थे, he was trying to establish a link, ठीक है, he was trying to bridge the gap between positivist and non-positivist. He was trying to link positivist and non-positivist. So उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, और ये जो टू कंपीटिंग है और कॉन्ट्रास्टिंग मेथोडोलॉजीज है उनको रिकंसाइल करने की कोशिश की, राइट। ठीक है। सो यहां से क्या है, जो एक्शन है, राइट, हमने पढ़ा कि एक्शन जो है, एक्शन जो थ्योरीज थी, दे आर बिलोंगिंग टू द माइक्रो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, माइक्रो सोशियोलॉजी। वेयर जो स्ट्रक्चर है, इसको एम्फोसाइज करते हैं मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, राइट। माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो कंसंट्रेट करते हैं इंडिविजुअल और उसके एक्शंस पे, ठीक है। तो माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट का फोकस है इंडिविजुअल्स पे, जबकि मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट का फोकस है आपका सोशल पे। वो सोशल को एम्फसाइज करते हैं ओवर द इंडिविजुअल। ये हमने देखा। माइक्रो सोशियोलॉजी क्या है, इट इज बॉटम अप, सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय continuous action and interaction taking place between various individuals, right। जबकि मैक्रो सोशियोलॉजी बात करती है टॉप डाउन अप्रोच की, ठीक है। माइक्रो सोशियोलॉजी बोलती है कि एक्शन इज प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, राइट। मैक्रो सोशियोलॉजी बोलते हैं कि स्ट्रक्चर determines human behavior और एक्शन, ठीक है। इसमें हमने देखा कि माइक्रो सोशियोलॉजी बोलते हैं कि जो ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन जो है और इंडिविजुअल है, उसके पास ऑटोनॉमी है, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास चॉइस है। That is, his action is not completely deterministic in nature, it is not completely determined or controlled by the structure। जबकि ये बोलते हैं, ये बिलीव करते हैं डिटर्मिनिज्म में, that is human behavior is absolutely determined by social structure, it is in conformity with social structure। ये बात करते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट डायनामिज्म की और चेंज की, राइट। एक्शन और meanings are constantly changing in the interaction situation, and therefore they are talking about dynamism and change in society। whereas जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, इनको स्ट्रक्चरलिस्ट भी बोलते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट के, दे आर एम्फसाइजिंग ऑन कंटिन्यूटी, इम्यूटेबिलिटी और नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, राइट। तभी आपकी क्या है, जनरल यूनिवर्सल थियरीज आएंगी। सो दे आर फोकसिंग ऑन रिजिडिटी इन सोसाइटी, राइट। तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब यहां पे क्या है, फेट बेस्ड अप्रोच है, यहां पे फ्री विल बेस्ड अप्रोच है। सो दीज टू आर वेरी कॉम्पिटिंग और कंट्रास्टिंग
methodologies. One is black and another is white in nature. So there is no compatibility or cooperation between these two contrasting viewpoints, these two contrasting schools of thought. ठीक है, तो गिडन्स यही एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ये जो गैप है इनके बीच में, जो इतना जो कंट्रास्ट है उसको क्या है, ये ब्रिज करने की कोशिश करेंगे आपके गिडन्स, राइट. तो गिडन्स क्या बोलते हैं, जब इसको ब्रिज करेंगे तो वो क्या करेंगे, दोनों को स्ट्रक्चर और एक्शन को क्या मिक्स करने की कोशिश करेंगे, राइट. और इसीलिए इसको बोलता है स्ट्रक्चर प्लस एक्शन, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ गिडन्स. ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड एक्शन. ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन एक्शन है और इंटरेक्शन है वो क्या है, प्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करता है स्ट्रक्चर को, राइट. और इन टर्न स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर क्या करता है, एक कंस्ट्रेंट और इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है एक्शन पे, राइट. वो भी शेप करता है स्ट्रक्चर एक्शन को, राइट. रादर ये तो थोड़ा सा नेगेटिव और लिमिटिंग इन नेचर है. ये वो एक पॉजिटिव टर्म भी देते हैं कि नॉट ओनली कंस्ट्रेंट करता है बल्कि इनेबल करता है स्ट्रक्चर को, सॉरी आपका अनेबल करता है एक्शन को स्ट्रक्चर. सो देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप. नॉट हियर क्या बोलता है, एक्शन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बोलता है स्ट्रक्चर ह्यूमन बिहेवियर एक्शन को डिटरमाइन कर रहा है. लेकिन ये बोलते हैं इनके बीच में क्या है, एक टू वे रिलेशनशिप है. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप एक कोट यूज कर सकते हो स्पेशली इसमें, और काफी अच्छा कोट दिया है ये आपका एंथनी गिडन्स ने. ये क्या बोलते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज. ह्यूमन सोसाइटीज मतलब स्ट्रक्चर. वी शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर, ह्यूमन सोसाइटीज एज बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स क्या एम्फेसाइज करता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को एम्फेसाइज करता है. एज बिल्डिंग्स, राइट, दैट आर एट एवरी मोमेंट, दैट आर at every moment being reconstructed by the very bricks. तो यहां पे ब्रिक्स, इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्रिक्स का मतलब है इंडिविजुअल्स, और स्ट्रक्चर का मतलब, और जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज अ ह्यूमन सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द वेरी ब्रिक्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स देम. ठीक है, तो ये आप कोट यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक ऐसी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर जो आपका सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसी बिल्डिंग है दैट इज कंपोज्ड ऑफ bricks, that is human or individuals, right? These aggregation of individuals, their day-to-day interactions that are like bricks, or they are in turn producing or reproducing this building or structure. ठीक है, तो अगर आपने मूवी देखी हो इंसेप्शन, उसमें जो जैसे जो ड्रीम्स में जब जाते हैं तो जो उनकी जो रियलिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है, होती रहती है, राइट. जो बिल्डिंग्स है वो चेंज होती रहती है, बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो चेंज होता रहता है, राइट. तो सिमिलर वे में वो क्या है, इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन एक्शन एंड स्ट्रक्चर, राइट. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो गिडन्स बोलते हैं कि खाली रिजिडिटी नहीं है, कॉन्स्टेंसी नहीं है,
खाली यही नहीं है, रादर कॉन्स्टेंसी के साथ साथ चेंज भी है, ठीक है। रिजिडिटी के साथ साथ डायनामिज्म भी है। ये ऐसा बिल्डिंग है, जो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी ब्रिक्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर शेप, कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर पोजीशन और कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, विद ओरिएंटेशन ऑफ ब्रिक्स। तो ऐसे ही उन्होंने क्या, सोसाइटी और इंडिविजुअल, सोशल और इंडिविजुअल को क्या है, एक इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। तो रिजिडिटी और डायनामिज्म दोनों है, ठीक है। दूसरा, ये सारी फीचर्स के बीच में वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि कंप्लीट ऑटोनॉमी तो नहीं है, ऑटोनॉमी कंप्लीट नहीं है, ऑटोनॉमी भी है, साथ साथ वो बोलते हैं क्या है, आपका जो फेट है वो भी है, ऑटोनॉमी भी है, लेकिन मैन इज नॉट कंप्लीटली ऑटोनॉमस, ही इज ऑल्सो कंस्ट्रेंड और शेप्ड और अनेबल्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, राइट। कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है, अपने हिसाब से कंप्लीटली एक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास फिर भी ऑटोनॉमी है। तो सिमिलरली ही इज ट्राइंग टू अडॉप्ट अ मिडल पाथ, अ मिडल अप्रोच, ठीक है। इसी हिसाब से उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की है एक्शन और स्ट्रक्चर के बीच में। इसको एक एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, उसमें कॉन्स्टेंसी भी है, चेंज भी है, उसमें रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आप कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज कंप्लीटली रिजिड, उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। वेयर एज जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है इट कुड बी चेंज बाय अ सिंपल पार्लियामेंट्री लॉ, रादर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अनरिटन, इट इज एन अमलगमेशन ऑफ वेरियस लॉज पास्ड बाय द यूके पार्लियामेंट। तो एक तरफ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, एक तरफ कंप्लीट रिजिडिटी है, लेकिन इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फॉसिलाइज नाउ, आउटडेटेड नाउ, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या है, उसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो अमेंडमेंट प्रोसेस है दैट इज नॉट वेरी सिंपल इन नेचर, राइट। So there is a constancy as well as a change in Indian constitution. There is rigidity as well as flexibility in the Indian constitution, right? तो उस एनालॉजी के साथ आप जो स्ट्रक्चरेशन थियरी है गिडन्स की वो समझ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 एग्जांपल देता हूं, उसमें से एक एग्जांपल एंथनी गिडन्स ने खुद यूज किया है अपनी बुक में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कास्ट के एग्जांपल के बारे में, ठीक है। कास्ट, लैंग्वेज और मॉनेटरी सिस्टम, जिसमें मॉनेटरी सिस्टम वाला जो एग्जांपल है दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय एंथनी गिडन हिमसेल्फ। हम कास्ट और लैंग्वेज को अपने हिसाब से देखते हैं। सी कास्ट क्या है, कास्ट इज अ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरेटेड बाय एक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी, राइट। कास्ट वाज produced by individuals manifesting certain behavior or interacting with each other, ठीक है। तो here action is producing the structure, लेकिन क्या है, कास्ट जो का स्ट्रक्चर है इन कॉन्सिक्वेंस डिटरमाइन करता है आपके एक्शन को। आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ ही आप क्या है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में क्या है आप उसमें जा सकते हैं, राइट। आपको कास्ट एंडोगैमी फॉलो करनी पड़ेगी, आपका गोत्र एक्सोगैमी फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली कॉमनसैलिटी, आप किस कास्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ब्राह्मण्स क्या है, शूद्र से क्या फूड नहीं ले सकते हैं, किससे फूड ले सकते हैं, कच्चा फूड ले सकते हैं, पक्का फूड ले सकते हैं, आप पढ़ेंगे पेपर 2 में। तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, वो बिहेवियर भी डिटरमाइन करता है, राइट। सिमिलरली कौन इंडिविजुअल कैसा ऑक्यूपेशन फॉलो करेगा, इट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। तो हेयर कास्ट इज इन टर्न इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, सो देयर इज अ 2-way रिलेशनशिप। फर्स्ट, सेकंड, कास्ट जो बोलते हैं कि जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट है जो एक इथनोसेंट्रिक और एक बायस्ड व्यू में वे से जैसे कास्ट को देखते हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट उनको इस वे में क्रिटिसाइज करते हैं। आप पढ़ेंगे घूरे और श्रीनिवास ने कैसे क्रिटिसाइज किया, राइट, आपके वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट को, और स्पेशली क्या है उन्होंने डूमो को कैसे क्रिटिसाइज किया। तो
कास्ट में क्या है, एक डायनेमिज्म भी है, कास्ट इज नॉट कंप्लीटली रिजिड इन नेचर। अगर आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकली जैसे कास्ट का इवोल्यूशन हुआ है, कास्ट वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड बाय एक्टर्स इन सोसाइटी। सबसे पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, उन्होंने रिचुअलिज्म, कास्ट और वर्ण सोसाइटी को चैलेंज किया, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने। सब्सिक्वेंटली भक्ति मूवमेंट ने चैलेंज किया, राइट। सम ऑफ द सेंट्स हु बिलोंग टू द भक्ति मूवमेंट्स दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट, राइट, तो उन्होंने भी चैलेंज किया कास्ट को। फिर आपने अब संस्कृताइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे एम.एन. श्रीनिवास की, तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि एम.एन. श्रीनिवास यही बोलते हैं कि कास्ट इज नॉट कंप्लीटली इमोबाइल, कंप्लीटली रिजिड, देर इज मोबिलिटी अक्रॉस वेरियस कास्ट स्ट्रेटा, राइट। संस्कृताइजेशन का प्रोसेस वो कंसेप्ट देते हैं उसमें। हम पढ़ेंगे संस्कृताइजेशन का जब हम पढ़ेंगे पेपर 2 में। सिमिलरली आप देखोगे कि जब हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था हमारा, तो उसमें भी वेरियस कास्ट मूवमेंट्स हुई जिन्होंने क्या है, कास्ट के स्ट्रक्चर को चैलेंज करने की कोशिश की, और कास्ट में सब्सिक्वेंट चेंजेस भी आए हैं, राइट। आप ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज के बारे में पढ़ेंगे, राइट, पेपर 2 में भी है। परियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इजावाज मूवमेंट इन केरला। सिमिलरली बी.आर. अम्बेडकर ने जैसे जो मनुस्मृति थी, जो कि एक लेजिटिमाइजिंग डॉक्यूमेंट था, जो धर्मशास्त्र था, जो कास्ट को क्या है लेजिटिमाइज कर रहा था, उसकी जो कॉपीज को पब्लिकली बर्न किया। सिमिलरली मोबिलाइज किया अम्बेडकर ने महर्ष को महाराष्ट्र में, एंड हाउ दे चैलेंज द कास्ट रिजिडिटी, द कास्ट नॉर्म्स, राइट। It is being constantly subjected to change, but it is not changing in a rapid manner. There is a stability in the caste structure, right? So there is a rigidity as well as there is some flexibility in the structure of caste. Similarly, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें भी कास्ट को नोशंस को चैलेंज किया गया, ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, राइट। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 में हमने देखा अबॉलिशन ऑफ वेरियस टाइटल्स, राइट। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। सो वो क्या है, कंटिन्यूसली कास्ट चेंज हो रही है। अब अगर हम देखेंगे उसके बाद मॉडर्न जो इरा है उसमें कास्ट कैसे चेंज हो रही है, कास्ट इज एक्वायरिंग अ न्यू अवतार इन द 21st सेंचुरी। ये आर्टिकल लिखा था आपका एम.एन. श्रीनिवास ने। बेते ने भी इसको कास्ट और क्लास को लिंक किया, राइट। कास्ट क्या चेंज हो रही है मॉडर्न इरा में, और डायल्यूशन हो गया कास्ट का, और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कास्ट, खाली पॉलिटिक्स में ही कास्ट क्या रीइंफोर्स होते हैं। दिस आर द व्यू पॉइंट्स ऑफ आंद्रे बेते। तो हमने देखा कि ये कैसे क्या है, इस एग्जांपल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की। सेकंड, लैंग्वेज। एक जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है अनेबल करना, कास्ट अनेबल करती है सोसाइटी को, ये व्यू पॉइंट था आपका गांधी का। इसी के बीच में डिबेट थी गांधी और अंबेडकर के बीच में। अगर आप देखोगे तो गांधी और अंबेडकर के क्या है, कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स थे रिगार्डिंग कास्ट। जहां अंबेडकर बोलते हैं कि कास्ट का क्या है, टर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन होना चाहिए, कास्ट एनिहिलिएट हो जाना चाहिए, एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट, राइट, कंप्लीट रिमूवल ऑफ कास्ट फ्रॉम सोसाइटी। वेयरएज गांधी जी सेज की कास्ट इज अ पॉजिटिव फोर्स इन इंडियन सोसाइटी। कास्ट क्या है, एक सोसाइटी में क्या है, कंप्लीमेंटैरिटी और कोऑपरेशन लेके आता है। डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट जब ऑक्यूपेशंस फॉलो करते हैं, सो इट इंश्योर्स कोऑपरेशन इन सोसाइटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी से लिंक कर सकते हैं हम डोरखाइन के भी इस कंसेप्ट को। Whereas Gandhi says we should not attack caste, rather we should attack untouchability or hierarchy or the notions of pollution or purity or the notions of high and low in caste, right? So caste enable भी करता है complementary division of labor. Similarly, language. Language is obviously we can say कि language को कौन produce करता है, आपके जो है actors है वो प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज इन इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो थ्रू देयर एक्शंस एंड इंटरेक्शंस मैन इज इन्वेंटिंग न्यू लैंग्वेजेस, राइट। वहां से क्या, अब यहाँ पे लैंग्वेज का फायदा क्या होगा, लैंग्वेज अनेबल कैसे करता है मैन को, लैंग्वेज अनेबल्स मैन टू स्पीक, टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, जस्ट लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज अनेबलिंग मी, इट इज अ पॉजिटिव फोर्स, राइट। इट इज नॉट जस्ट कंस्ट्रेनिंग मी, it is not just constraining me and restricting me to in a particular domain, right?
तो थ्रू लैंग्वेज अनेबल्स कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड अनेबल्स एक्शन और इंटरेक्शन इन सोसाइटी। पर लैंग्वेज कंस्टेंट भी एक्ट करता है। मैं कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकता, मैं कोई भी वर्ड नहीं बोल सकता, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसी के वर्ड्स बोल सकता हूँ। ग्रामेटिकल रूल्स मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे, तो इट इज कंस्ट्रेनिंग मी, एक लिमिट और एक दायरा सेट कर रहा है जिसमें मेरे को एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे टू वे रिलेशनशिप है। सिमिलरली लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव फोर्स इसलिए भी होगा, अनेबल ऐसे भी करेगा। अगर हम पढ़ेंगे जब इंटरेक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो लैंग्वेज के बारे में जो जीएच मीड है वो बोलते हैं कि अगर लैंग्वेज ना हो तो हमारा क्या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ और पर्सनैलिटी नहीं हो पाएगा। डायरी राइटिंग क्या होता है, डायरी राइटिंग में वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर सेल्फ। आप कभी भी सोचते हैं, जो आपके थॉट्स आते हैं वो भी लैंग्वेज में आते हैं, राइट। सो इट अनेबल्स डेवलपमेंट ऑफ माइंड। तो लैंग्वेज का बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। वेयर एज लैंग्वेज कंप्लीटली रिजिड नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीटली अनचेंजिंग। लैंग्वेज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। वेरियस वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का कंटिन्यूस इवोल्यूशन हुआ है, उसमें क्या है, सांस्कृतिक वर्ड्स भी ऐड हुए हैं, फ्रेंच वर्ड्स भी ऐड हुए हैं, वीजे भी सांस्कृतिक वर्ड्स भी ऐड हुए हैं इंग्लिश में। सिमिलरली क्या है, इंग्लिश क्या है, उसमें भी डाइवर्सिटी है। ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट, दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। और मॉडर्न टाइम्स में तो क्या है, स्लैंग का भी इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो इवन लैंग्वेज इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा, तीसरा एग्जाम्पल वो देते हैं जो गिडन्स खुद देते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी है या मनी बेस्ड इकोनॉमी है या मॉनेटरी सिस्टम है, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन, राइट। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ सेपरेट रियाम, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मॉनेटरी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया ह्यूमंस ने और इट इज बीइंग कंटिन्यूअसली शेप्ड और कंटिन्यूअसली इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। जब मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करते हैं उसमें हम कंटिन्यूअसली न्यू फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज को क्या है, आरबीआई और गवर्नमेंट लेके आती है, राइट। रिफॉर्म्स लेके आए जाते हैं। पहले अपना क्या था, नेहरूवियन सोशलिज्म था, उसके बाद हमारे क्या है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, राइट। फ्रॉम सोशलिज्म वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। फ्रॉम dominant role of the government we are transitioning towards the dominant role of the private sector. From maximum government we are going to the minimum government and maximum governance, right. So monetary system is continuously changing. तो मॉनेटरी सिस्टम आप देखोगे, अल सैल्वाडोर जो कंपनी जो कंट्री है उसने रिसेंटली क्या है, बिटकॉइन को क्या है लीगल टेंडर अडॉप्ट कर लिया है। तो उसकी तो पूरा करेंसी सिस्टम ही उन्होंने चेंज कर दिया है अल सैल्वाडोर ने। सो इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज, लेकिन वो इतना कंटिन्यूस चेंज नहीं हो रहा, देयर इज सम काइंड ऑफ कंटिन्यूटी। नेहरूवियन सोशलिज्म था, इट वाज देयर फॉर 40 to 50 ईयर्स। अब क्या है, लिबरलाइजेशन भी काफी टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा, राइट। अब क्या है कि मॉनेटरी सिस्टम हमें कंस्ट्रेंट कैसे करता है। सी मॉनेटरी सिस्टम हम क्या है, एग्जिस्टिंग सेटअप से बाहर नहीं जा सकते। हमारा जो करंट लाइवलीहुड है इट इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ मनी, मॉनेटरी सिस्टम। अगर उससे हम क्या एग्जिट कर जाएंगे देन वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, राइट, इन सोसाइटी। सो दैट इज हाउ दिस मॉनेटरी सिस्टम इज कंस्ट्रेनिंग ह्यूमन एंड हिज एक्शंस। वेयरएज ऑन द अदर साइड हम ये भी देख सकते हैं कि वो अनेबल भी करता है, हमें अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर पाते हैं मॉनेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो हमने ये टू वे लिंक देखा। अब क्या मैन के पास ऑटोनॉमी है, कुड ही सर्वाइव विदाउट मॉनेटरी सिस्टम? यस, डेफिनेटली ही कैन। फॉर एग्जाम्पल, समवन कैन रिनाउंस द सोसाइटी, ही माइट स्टार्ट लिविंग इन फॉरेस्ट। आर ट्राइबल्स अ पार्ट, कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? They are dependent on nature and its various resources and products, right? Similarly, हम ये देख सकते हैं कि अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो मॉनेटरी सिस्टम का कोई मायना नहीं रह जाता है, राइट। सो स्ट्रक्चर और एक्शन आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है, राइट। दे आर इंटीग्रेटेड एंड देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्शन, ठीक है।
तो यहाँ से क्या है, क्रिटिसिज्म, अगर आप इसको ध्यान से इसको क्या है लॉजिकली एनालाइज करोगे तो यहाँ से एक क्रिटिसिज्म निकल के आएगा आपका पॉजिटिविज्म का। क्या क्रिटिसिज्म निकल के आएगा? पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। डुर्कहाइम और अदर जो आपके मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे, दे से कि रियलिटी इज एक्सटर्नल, रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन और एक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो इट इज एक्सटर्नल, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज सेपरेट। लेकिन यहां पे क्या बोलते हैं, नहीं, दे आर रियलिटी और सोशल और इंडिविजुअल आर क्लोजली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, जस्ट लाइक a fish in water. Similarly, individuals are there in the social structure. They can't be separated. So जो गैप होना चाहिए नोवर और नॉन को, राइट? हमने देखा तभी वैल्यू न्यूट्रलिटी पॉसिबल व्हेन नोवर, दैट इज द positivist or sociologist, it detached from the society, so everyone could analyze this reality in a similar way. लेकिन ये इसको criticize करते हैं, rather they are in both reality and or both social or individual are integrated, there is no separate reality. डोरखाइम जब बोलते हैं कि social facts are external to an individual, they have a life or existence of their own, तो उसको criticize किया जा रहा है यहाँ पे, राइट? एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है आपका डबल हर्मेन्यूटिक्स का, ठीक है? इसको आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड को और कंसेप्ट को, ठीक है? क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म का भी। सी ये क्या बोलते हैं, आपके एंथनी गिडेंस थे, ये बोलते हैं सोशल साइंसेस आर engaged in double hermeneutics, right? Whereas physical sciences are engaged in single hermeneutics. तो इसका क्या मतलब है? हम देखेंगे कि डबल हर्मेन्यूटिक्स का क्या मतलब हुआ। डबल मतलब ट्वाइस, राइट? और हर्मेन्यूटिक्स हमने देखा था जब हम वेबर और नियो कैंटिन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हर्मेन्यूटिक्स इज इंटरप्रिटेशन, राइट? तो सोशल साइंसेज are different from natural sciences or physical sciences because social sciences involve double hermeneutics, whereas physical sciences are engaged in only single or one time interpretation. तो twice interpretation कैसे होता है आपका social sciences में? See, society और individual, एंड सोशोलॉजिस्ट और सोशल रिसर्चर। सी इनके बीच में क्या है, सोसाइटी हमने देखा, सोसाइटी के बारे में बोलते हैं, सोसाइटी के बारे में गिडेंस बोलते हैं इट इज द स्किल्ड रिप्रोडक्शन Society is the skilled reproduction of continuous action and interaction that is taking place between various actors involved in social action situation, where in various meanings are imposed and those meanings are continuously changing, right? हमने ये पढ़ा। तो जो एक्टर्स हैं वो अपने सोशल एक्शन के थ्रू क्या है, सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट? तो सोसाइटी को और जो वर्ल्ड है, जो एक्सटर्नल रियलिटी, सोशल रियलिटी को जो कंपोज किया जाता है थ्रू इंडिविजुअल्स, दे एक्सप्लेन दीज इंडिविजुअल्स, दे एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ले टर्म्स, राइट? लेमन टर्म्स में क्या है, सोसाइटी को कंसीव करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम जब आपस में एक नॉर्मल इंडिविजुअल है आपस में जब सोसाइटी की बात करेगा तो वो ही और शी विल बी टॉकिंग अबाउट इन लेन टर्म्स, इन कॉमन मैन टर्म्स, राइट?
और ये जो सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्शन है और जो उसको परसीव किया गया है उसको क्या है, कॉमन सेंसिकल मैनर में, दैट इज द नॉलेज ऑफ सोसाइटी इज नथिंग बट कॉमन सेंस, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि जो सोशोलॉजिस्ट है ही इज एंगेज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन और स्किल्ड रिप्रोडक्शन और ऑफ सोसाइटी वेयर इन a sociologist is engaged in interpretation of human action, right? ये हमने पढ़ा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन। तो सोसाइटी को और एक्टर्स के क्या है, एक्शंस को क्या है, दे आर इंटरप्रेटिंग। और ये जो ले टर्म्स में जैसे सोसाइटी को क्या है डिपिक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, सोशोलॉजिस्ट इन्हीं को क्या है टेक्निकल कंसेप्ट्स और जार्गन्स की फॉर्म में अपनी थियोरीज को डेवलप करते हैं, राइट। तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया सोशल एक्शन का, राइट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन, दे आर विल बी डिवाइजिंग टेक्निकल कंसेप्ट एंड जार्गन्स। तो जो आम आदमी बात कर रहा है लेमन टर्म्स में, कॉमन सेंसिकल टर्म्स में, उसी रियलिटी को ये दे आर इंटरप्रिटिंग इन टेक्निकल कंसेप्ट एंड जार्गन्स, राइट। तभी क्या है, कोई भी नया स्टूडेंट इनिशिएट होता है सोशियोलॉजी में, ही फाइंड्स इट वेरी फैसिनेटिंग, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट लगता है क्योंकि जो हमारी कॉमन सेंसिकल नॉलेज है उसको कंप्लीटली चैलेंज करती है सोशियोलॉजी, राइट। तो सोशियोलॉजी क्या है, इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, सोशियोलॉजिस्ट और डीप क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और यहां पे क्या है, इट गोज बियॉन्ड मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी इन कॉमन सेंसिकल और लेमन टर्म्स। सो सोशियोलॉजी इज बियॉन्ड कॉमन सेंस, राइट। तो इन्हीं लेमन टर्म्स को दे आर explained in term technical concepts and jargon, so it becomes very difficult for a normal person to understand sociology, right? ठीक है। अब लेकिन दिस इज अ टू वे रिलेशनशिप, खाली सोशियोलॉजिस्ट ही सोशल एक्शन को नहीं पढ़ रहा है, इसी का इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा है। इवन जो एक्टर्स है सोसाइटी के, राइट, वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी के, दे आर ऑल्सो इंटरप्रिटिंग सोशल थियरीज, राइट। जो सोशल वर्क्स है, जो सोशल रिसर्च है, जो सोशल थियरीज है, उसको ये भी इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ से इनका इंटरप्रिटेशन होगा, यहाँ से, तो देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप। इवन दीज इंडिविजुअल्स आर इंटरप्रेटिंग सोशल थियरीज, राइट। और उस जो सोशल थियरी है, इसके बेसिस पे जो उनको नई इंफॉर्मेशन मिली है इस सोशल थियरी के बेसिस पे, इसके बेसिस पे भी वो अपना एक्शन क्या है मॉडिफाई करते हैं और चेंज करते हैं, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज डबल और हर्मेनेटिक्स और ट्वाइस इंटरप्रिटेशन। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आती कहां से, सोशल थियरीज आती कहां से है, ऑब्वियसली थ्रू एजुकेशन, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम। यू आर सोशल एक्टर मैनिफेस्टिंग डे टू डे एक्शन सिचुएशंस। तो जो पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग थी सोसाइटी की और जो सोशियोलॉजी रीड करने के बाद होगी, तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो उसके हिसाब से भी अपना क्या है एक्शन को आप चेंज करेंगे, राइट। यू विल बी बिकम एन एजुकेटेड, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव, राइट। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप होगी आपके बीच में। सो यू आर ऑल्सो इंटरप्रेटिंग द सोशल थियरीज, राइट। तो एजुकेशन, इवन मीडिया में भी डिस्कस होता है, राइट। पॉलिटिक्स के थ्रू क्या है, ये सोशल थियरीज प्रोपाउंड की जाती है और ये आम जनता के बीच में पहुंचती है। और मैन भी इन सोशल थियरीज से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन वो परसीव कर रहा है उससे इन्फ्लुएंस होता है और वहां से भी वो अपना एक्शन चेंज करता है। सो देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप। इस टू वे रिलेशनशिप को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं अगर हम देखते हैं मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक सोशल थियरी ही नहीं थी। जब इसको स्प्रेड किया गया थ्रू वेरियस मीडियम्स ऑफ एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, तो आप देखोगे ट्रेड यूनियनिज्म डेवलप हुआ, एक्शन चेंज हो रहा है, राइट। लेबर प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है, लेबर विल बी फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, राइट। इवन न्यू कंट्रीज बनेंगी, यूएसएसआर बनी और उसके बाद कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हुई। तो इट इज ऑल्सो शेपिंग सोसाइटी। सोशल साइंसेज विल ऑल्सो शेप सोसाइटी। जब हम फेमिनिज्म और एक्टिविज्म की बात करते हैं, दे आर शेप्ड बाय फेमिनिस्ट थियरीज, वेरियस मूवमेंट्स विल बी टेकिंग प्लेस, राइट। लेकिन वो बोलते हैं कि जो फिजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज हैं जो कि मैटर को स्टडी करते हैं, राइट,
तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, जो नेचुरल साइंटिस्ट है, वो इसको क्या है, यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन करेगा मैथड के, आपके सॉरी मैटर के बिहेवियर का, राइट। उसको स्टडी करेगा, गैस मॉलिक्यूल्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे एक्ट कर रहा है, और उसको ऑब्जर्व करके उसका इंटरप्रिटेशन करके वेरियस साइंटिफिक थ्योरीज देगा अपने खुद टेक्निकल कंसेप्ट्स में, ठीक है। लेकिन टू वे रिलेशनशिप नहीं होगा, बिकॉज मैटर हैज नो कॉन्शियसनेस। तो वो जो थ्योरीज बन रही है साइंटिफिक थ्योरीज, उसके हिसाब से अपने एक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या, मैटर का जो बिहेवियर है वो स्टैटिक ही रहेगा, वो एक्शन उसका चेंज नहीं होगा एज पर न्यू साइंटिफिक थ्योरीज। तो यहाँ पे खाली सिंगल हर्मेन्यूटिक्स है, खाली साइंटिस्ट ही मैटर को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टू वे रिलेशनशिप है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ सोशल साइंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज अगर कोई थ्योरी दी केपलर ने प्लैनेटरी मोशन की, ऐसे प्लैनेट मूव करते हैं, तो प्लैनेट खुद से क्या उस नई थ्योरी को परसीव नहीं कर पाएंगे, राइट। दे वॉन्ट बी चेंजिंग देयर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, राइट। सिमिलरली गैस मॉलिक्यूल्स won't be changing their behavior. लेकिन man has his own consciousness, he has his own mind, he could perceive external information and could modify his action, right? So गिडन्स बोलते हैं कि नेचुरल साइंसेज और फिजिकल नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज की दो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करते हैं, इसलिए उनकी टू डिफरेंट मैथोडोलॉजीज होनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज द स्ट्रक्चरेशन थियरी ऑफ गिडन्स। डबल हर्मेन्यूटिक्स को आप यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि उसके 3-4 इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, राइट। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, वो सबसे पहले हम डील करते हैं। जॉन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, हमने देखा कि उन्होंने बुक लिखी थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, राइट, जहाँ से पोस्ट मॉडर्निज्म की अप्रोच का एक इनिशियल फेज था, एक उसको एक इनिशिएटिव मिला, उसकी स्टार्टिंग हुई वहाँ से। एंड फर्दर दीज थॉट्स वर डेवलप्ड बाय हिज सक्सेसर्स विच इंक्लूड मिशेल फूको। मिशेल फूको के बारे में जब हम पावर डिस्कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे पॉलिटिक्स चैप्टर में, राइट, पावर के बारे में डील करते हैं। ऑल दिस पोस्ट मॉडर्निस्ट दे हैव अ से अबाउट पावर स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी, राइट। ऐसी जैक्स डरीडा है, डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, राइट, हाइपर रियलिटी की बात की जाती है। सो दीज वर द वेरियस स्कॉलर्स हु आर बिलोंगिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन हमारा एम होगा कि यहाँ पे हम क्या ब्रीफ में पढ़ेंगे कि वो पॉजिटिविज्म को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। सी बेसिक अप्रोच क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म की, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली। तो पोस्ट मतलब विच इज बियॉन्ड, राइट, और आफ्टर मॉडर्निज्म दैट इज मॉडर्निटी। सो दे आर टॉकिंग अबाउट, अब इसको दो एंगल से देखते हैं, बियॉन्ड मॉडर्निटी और आफ्टर मॉडर्निटी। इसको दो डायमेंशन से देखा जा सकता है। एक डायमेंशन ये होगी कि एन ईरा और इपोक और पीरियड विच कम्स आफ्टर मॉडर्निटी, राइट। अब पोस्ट मॉडर्न ईरा, हमने देखा मॉडर्निटी का राइज हुआ था 18th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप में, राइट, मॉडर्निटी का राइज हुआ। लेकिन इन्होंने क्या, ये जो स्कॉलर्स बात करेंगे दे विल बी टॉकिंग अबाउट when they are talking about postmodernism, so one point of view is that they are talking about an era which is coming after modernity. They are saying that the era of modernity is over. Now what will develop is a postmodern era, a postmodern condition, right? Second point of view हो सकता है postmodernism का is something which goes beyond modernity, right? कि ये क्या है, क्रिटिक करता है मॉडर्निटी का, क्रिटिसिज्म करता है मॉडर्निटी का, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर हम पढ़ेंगे उसमें वो होगा जॉन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, राइट। इन्होंने बुक लिखी थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक। तो ये क्या है, ये क्रिटिसाइज करते हैं पॉजिटिविस्ट को, ही क्रिटिसाइज द पॉजिटिविस्ट, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का, जो आप आंसर में इंक्लूड करना बिल्कुल चाहेंगे, दैट इज, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स का मतलब क्या है हम जस्ट देखेंगे, लेकिन क्या है वो इस कंसेप्ट के थ्रू क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉजिटिविस्ट को कि पॉजिटिविस्ट क्या बड़े बड़े क्या है क्लेम्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या है वो क्लेम करते हैं, राइट। They are making grand big universal claims, they are engaged in making universal theories, बड़े बड़े क्लेम करते हैं आपके पॉजिटिविस्ट, ठीक है। जैसे
और ये पॉजिटिविस्ट दे आर ऑल्सो मॉडर्निस्ट, राइट, मॉडर्निस्ट दे वर पॉजिटिविस्ट। हमने देखा कॉम्ट, स्पेंसर, डोरखाइम, दे एक्सेप्टेड मॉडर्निटी, दे ग्लोरिफाइड, दे रोमांटिसाइज्ड विद मॉडर्निटी, राइट, उनको काफी प्रेस किया मॉडर्निटी को, ठीक है। तो ये क्या ग्रैंड नैरेटिव्स करते हैं, बड़े बड़े नैरेटिव्स डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल विल बी, कॉम्ट क्या बोलते हैं कि जो मॉडर्निटी के साथ क्या है, जो इन्होंने कॉम्ट ने, हम देखेंगे थिंकर्स का स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के बाद। तो कॉम्ट ने क्या दिया, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया कि सोसाइटी हैज डेवलप्ड इन 3 फेजेस, इन 3 स्टेजेस, राइट, फ्रॉम रिलीजियस सोसाइटी टू मेटाफिजिकल सोसाइटी टू साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय पॉजिटिविज्म, राइट। तो बोलते हैं कि ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है, ये जो है, दिस इज अ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय राइज ऑफ साइंस, राइज ऑफ पॉजिटिविज्म, राइज ऑफ मॉडर्निटी। तो ये बोलते हैं दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट। ह्यूमन थॉट और माइंड क्या है, वो बोलते हैं कि साथ साथ डेवलप हुआ है। तो जो कल्मिनेशन है, जो क्लाइमेक्स रीच होगा सोसाइटी का और ह्यूमन का जो थॉट का, वो रीच होगा विद पॉजिटिविस्टिक स्टेज। तो ये क्या बड़े बड़े क्या यूनिवर्सल बिग ग्रैंड क्लेम्स कर रहे हैं अपनी उसमें थियरीज में, और उसके थ्रू ग्लोरीफाई रोमांटिसाइज कर रहे हैं मॉडर्निटी के साथ, राइट। तो वो बोलते हैं कि जो सोशल चेंज है, कौन बोलते हैं सोशल चेंज क्या है, इट इज प्रोग्रेसिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज लीनियर, राइट। हम क्या है, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, राइट। धीरे 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 करके हम क्या है, वो पॉजिटिव जो स्टेज है उसमें क्या है, ह्यूमन थॉट का क्लाइमेक्स रीच होगा। वो क्या है, बिल्कुल अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट पॉइंट होगा जहां पे ह्यूमन थॉट क्या है, एकदम पीक और मैक्सिमम पे पहुंचेगा अपने, राइट। सो सोशल चेंज इज काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज लीनियर, इट इज इरिवर्सिबल, राइट। तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिविस्टिक स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, दैट इज साइंटिफिक स्टेज, वहां पे क्या होगा, परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी परफेक्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि जब माइंड ही वहां पे क्या है, फाइनल और अल्टीमेट थॉट में इवोल्व हो जाएगा सोसाइटी के साथ साथ। सो जहां पे परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी अचीव्ड। तो ये बड़े क्लेम कर रहे हैं, बिग यूनिवर्सल क्लेम्स। सिमिलरली मार्क्स क्या बोलते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि कैपिटलिज्म विल सो द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, अपने ही डिस्ट्रक्शन के बीज बोएगा कैपिटलिज्म, राइट। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या है, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस है कैपिटलिज्म के, और अल्टीमेटली कैपिटलिज्म क्या है, वैनिश हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट, राइट, ऑल द वर्कर्स शुड कम टुगेदर टू अबॉलिश दिस एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सारी की सारी जो अब इनइक्वालिटीज है, देयर विल बी अबॉलिशन ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज, कम्युनिस्ट यूटोपिया आएगा, यूटोपिया, राइट, एन आइडियल सोसाइटी आएगी, राइट। क्लासलेस सोसाइटी होगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, कोई डोमिनेंट क्लास नहीं होगी, कोई मास्टर क्लास नहीं होगी, कोई स्लेव क्लास नहीं होगी, राइट। कोई बुर्जुआ क्लास नहीं होगी, कैपिटलिस्ट नहीं होंगे, ना प्रोलेटेरिएट होंगे, राइट। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इनइक्वालिटी है, इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो कंप्लीटली वेनिश कर जाएगी। क्लासेस विल सीज टू एग्जिस्ट, राइट। तो वो जो स्टेज होगी जहां पे ये कम्युनिस्ट यूटोपिया आएगा, इट विल बी एंड ऑफ ऑल सफरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज सफरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन इज एन आउटकम ऑफ इनइक्वालिटी। तो इन्होंने बोला कि सिंस जितनी हिस्ट्री है, ये हम देखेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जितनी हिस्ट्री है फ्रॉम आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म देन टू आपका एंशिएंट और स्लेव सोसाइटी, उसके बाद हम देखेंगे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद कम्युनिस्ट ईरा आएगा, कम्युनिज्म यूटोपिया आएगा, राइट। तो सिंस क्या है, ऑल द हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, जहां पे दो क्लासेस आपस में स्ट्रगल कर रही है, डोमिनेंट और द डोमिनेटेड क्लास, राइट, आपस में स्ट्रगल कर रही है कंटिन्यूसली थ्रू द हिस्टोरिकल ईरा, थ्रू दीज वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसका क्या मतलब है। तो जैसे ही क्लासलेस सोसाइटी आएगी, मतलब हिस्ट्री विल सीज टू एग्जिस्ट, बिकॉज एवरीवन विल बी इक्वल, देयर विल बी नो फाइट, देयर विल बी नो कंफ्लिक्ट, देयर विल बी नो स्ट्रगल, राइट। तो हिस्ट्री विल सीज टू एग्जिस्ट। स्पेंसर सिमिलरली पॉजिटिव, स्पेंसर भी यही बोलते हैं कि सोसाइटी इज इवॉल्विंग फॉर द बेटर, ठीक है। इन्होंने भी इवोल्यूशन की थ्योरी दी अपनी, कि जैसे ह्यूमन
क्या है, इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम सिंपल ह्यूमन बींग्स टू कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड ह्यूमन बींग्स। ऐसी सोसाइटी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ज़्यादा डिफरेंशिएटेड हो जा रही है, राइट। इसका मतलब समझें क्या है, हम पढ़ेंगे कॉम्ट के बाद स्पेंसर के बारे में। और जो ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव एज कंपेयर टू द प्रिमिटिव और वो बोलते हैं उनके बारे में मिलिट्रिस्टिक सोसाइटीज़। सो क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन थॉट, सोसाइटी, माइंड का इवोल्यूशन हो रहा है, सोशल चेंज प्रोग्रेस है, पॉजिटिव है, मॉडर्निटी इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो मॉडर्निटी के साथ क्या है, वो क्या है, एक रोमांटिक नोशन वो डेवलप कर रहे हैं, उसको क्या है, अप्रेज कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं मॉडर्निटी को, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, राइट। तो ये सभी के सभी क्या है, एक बड़े बड़े क्या है क्लेम्स कर रहे हैं, ग्रैंड नैरेटिव्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज मेटा नैरेटिव्स? सी आपने पढ़ा होगा मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा, राइट। मेटा का मतलब यह है किसी के बारे में उसी का फिर से विवरण करना। सो मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वीडियोज और इमेजेस क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। और वीडियो का भी एक मेटा डेटा होगा, इमेज का भी एक मेटा डेटा होगा। उस मेटा डेटा से आपको ये पता चलेगा उसका कितना साइज है, किस डेट को क्रिएट की गई है वो, राइट। सो दैट इज एन डेटा अबाउट द डेटा, दैट इज दिस इज मेटा डेटा। जब ऐसी एक कंसेप्ट है मेटा थिंकिंग, दैट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये आपने जब हमने पढ़ा था रेने डिस्कार्टिस के आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो वो थिंकिंग के बारे में ही थिंक करते हैं कि मैं सोचता हूं, आई थिंक। इसका मतलब ये है कि सिंस आई एम थिंकिंग इट मीन्स आई एम देयर, राइट। अदरवाइज थिंकिंग वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो ही इज एंगेज्ड इन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, तो दैट इज मेटा थिंकिंग। तो मेटा नैरेटिव क्या हुआ, नैरेटिव अबाउट नैरेटिव्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीपल नैरेटिव्स है, मल्टीपल नैरेटिव्स दे आर अलाइंड, दे आर compatible with each other and they are supporting one big grand underlying narrative, ठीक है। तो ये एक मेटा नैरेटिव हो गया पूरा का पूरा। और ये जो छोटे छोटे ये जो नैरेटिव्स हैं, ये अलग अलग नैरेटिव्स हैं, M1 M2 M3 M4, दे आर अलाइंड विद ईच अदर एंड दे आर सपोर्टिंग वन बिग ग्रैंड नैरेटिव। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मार्क्स, ये स्पेंसर, ये डुरकाइम और ये आपका हो गया कॉम्ट, दे आर ऑल सपोर्टिंग मॉडर्निटी, दे आर अप्रेजिंग मॉडर्निटी, दे आर ग्लोरीफाइंग मॉडर्निटी। सो देयर नैरेटिव्स आर सपोर्टिंग a one big grand narrative, that is the narrative of modernity, the project of modernity. They are supporting the project of modernity, right? Glorifying, praising it, romanticizing with it. So modernity, तो ये क्यों बोलते हैं कि हम पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में चले गए हैं और मॉडर्निटी को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? सी मॉडर्निटी हमने देखा जब हम इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, कि मॉडर्निटी का राइज हुआ था 17th-18th सेंचुरी यूरोप में। और मॉडर्निटी का जो वो राइज हुआ, जो इनलाइटनमेंट हुई, वो पूरे के पूरे मासिस में, जो यूरोप के जो मासिस थे लोगों, उसमें क्या है स्प्रेड कर गई लाइक ए वाइल्ड फायर। सो एवरीवन वाज इन्फ्लुएंस्ड और केम अंडर द स्पेल ऑफ मॉडर्निटी, राइट। सो मॉडर्निटी इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न थॉट, राइट। जो वेस्टर्न जो थॉट है, जो सिस्टम्स है उनके, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्निटी, राइट। तो मॉडर्निटी का एक ट्रायम्वायरेट है, राइट। उसके एक ट्रायंगल की उसमें हम पढ़ सकते हैं, उसकी 3 मेन डायमेंशंस है मॉडर्निटी के। एक हमने देखा कि वन इज साइंस और सेकुलराइजेशन, दिस इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ मॉडर्निटी और पिलर ऑफ मॉडर्निटी। और वन इज another pillar of modernity is capitalism or industrialism, and the third pillar of modernity is democracy. So western societies who are inspired by modernity, it involves this trilateral relationship between these 3 dimensions, between science, secularization, capitalism, industrialism and democracy. तो ये जो है तीनों डायमेंशंस हैं, दे स्प्रेड थ्रू आउट द एंटायर यूरोप। और यूरोप ने जो कॉलोनाइज किया वेरियस नेशंस को, तो ये जो मॉडर्निटी है इसको फैलाने की अपने कल्चर, जब बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन? दिस इज
Westernization nothing but the inculcation of these three dimensions into the various nations who were colonized, right? और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है. जब आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, दैट इज देयर सॉफ्ट फार, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर कल्चर, राइट? पिज्जा कल्चर, मैकडोनल्डाइजेशन, राइट? उसके बाद जीन्स कल्चर, राइट? और उसके बाद साइंस. तो ये सब जो है, और डेमोक्रेसी का इंपोजिशन अदर नेशंस पे, राइट? बाय स्पेशली अमेरिका. तो ये क्या कर रहे हैं कि जो साइंस है और सेकुलराइजेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनके बीच में क्या लिंकेज है? जैसे साइंस है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, राइट? वेरियस डिस्कवरीज हुई, टेक्नोलॉजी का राइज हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हुए, उसी की वजह से तो मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ. मशीन्स राइज हुई, स्टीम इंजन, स्टीम पावर, राइट? वेरियस डिस्कवरीज, वेरियस इन्वेंशन, वेरियस मशीन्स. तो साइंस कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. तो आप देखोगे कि जो इवन जो एजुकेशनल करिकुलम है, स्टेम एजुकेशन है, वो क्या है? दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ वर्क फोर्स फॉर कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. और वो बिना इनोवेशन के ग्रो कर ही नहीं सकती. कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट कट थ्रोट कंपटीशन, और कट थ्रोट कंपटीशन में जो इनोवेशन में आगे रहेगा, ही विल और शी विल गो अ फार वे, राइट? तो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म लिंक्ड है. हमने देखा कि जो लिबरलिज्म का डेवलपमेंट हुई, दैट केम इन ऑर्डर टू सपोर्ट कैपिटलिज्म. हमने देखा पॉलिटिकल मॉडर्निटी में कि डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट चॉइस, राइट? डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट ऑटोनॉमी, फ्रीडम. तो यही तो आपको मार्केट में चाहिए, कैपिटलिज्म में चाहिए ना. ऑटोनॉमी चाहिए आपको, फ्रीडम चाहिए, राइट? फ्री एक्सचेंज, फ्री कंपटीशन, राइट? फ्री मार्केट. तो दिस इज ऑल्सो लिंक्ड, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलिज्म. ऐसे डेमोक्रेसी और साइंस भी लिंक्ड है. सेकुलराइजेशन हुआ, कलेक्टिविज्म रिप्लेस्ड इंडिविजुअलिज्म, एंड इंडिविजुअलिज्म इज द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी. वन मैन वन वोट प्रिंसिपल, राइट? सो दिस थ्री triumvirate or this three trilateral relationship, that is the center pillar of Western thinking, Western viewpoint or Western mindset is shaped by modernity in this way, right? तो ये बोल रहे हैं कि जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट हैज फेल्ड. द प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी हैज फेल्ड. दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट. वो बोलते हैं कि हमें क्या अचीव हुआ? साइंस आई तो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हुए, राइट? आप देखोगे पोस्ट मॉडर्निज्म का राइज 1960-70s में हुआ था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा, नागासाकी, राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट. और कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, राइट? 2 ब्लॉक्स वर देयर. उनके बीच एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो गई थी. न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट हो रहा, ठीक है? तो ओपनहाइमर जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया था सबसे पहले, वो उन्होंने तो गीता का कोट दिया था, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, राइट? दिस इज हाउ ही कोटेड. तो मॉडर्निटी ने क्या अचीव किया, राइट? सिमिलरली साइंस आई है, उसने टेक्नोलॉजी दी है, उसने टूल्स दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के लिए. लेकिन उससे क्या हो रहा है? सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज टेकिंग प्लेस, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो आप बात करते हैं, हम पढ़ते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में. व्हाट इज दैट कार्बन फुटप्रिंट? सो कार्बन फुटप्रिंट ये क्या है? हम 1.25 और 1.5 अर्थ कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज बियॉन्ड द रीजनरेशन कैपेसिटी और रीजनरेशन ऑफ वेस्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट बाय द अर्थ. तो हम क्या है, बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अर्थ को, विच इज नॉट जस्ट सस्टेनेबल. दिस इज द इल इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? which is backed by scientific tools, machines and implements. सिमिलर वे में राइजिंग इनइक्वालिटीज, जब कैपिटलिज्म आया तो इनइक्वालिटीज काफी राइज कर रही हैं. अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई, राइट? उसमें क्या मेंशन्ड है? टॉप 1% में की जो पॉपुलेशन है उसने 40%, ऑलमोस्ट 38 to 40% ऑफ वेल्थ को अक्यूमुलेट किया हुआ है, वेयर एज बॉटम 50% के पास जस्ट 2% वेल्थ है, राइट? इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है. जब साइंस का भी राइज हो रहा है, तो जिसने बोला था कि मैन का लिबरेशन हो जाएगा, मैन का डेवलपमेंट होगा, मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, राइट? मैन्स लाइफ विल बी बिकमिंग मोर कंफर्टेबल. बट सी हाउ दिस वेल्थ इज
इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी, ठीक है, बॉटम 55% इज जस्ट एबल टू यूटिलाइज ओनली 2% ऑफ द रिसोर्सेज, ओनली 2% ऑफ द वेल्थ दे पोजेस। तो ऐसा क्या फायदा है ऐसी प्रोग्रेस का, ऐसी डेवलपमेंट का विच इज कंप्लीटली अनइक्वल। और ये बोलते हैं कि अनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, पीपल के बीच में हैव्स एंड हैव नॉट्स आर देयर, रिच एंड पुअर आर देयर, राइट। एक टाइम पे हम बात करते हैं फॉर्चून फोर्ब्स 500 लिस्ट के बारे में यार, मल्टी मिलियनर्स के बारे में, जबकि हम साथ साथ बात करते हैं सब सहारन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। इवन देयर इज सो मच पॉवर्टी इन इंडिया, वी ऑलवेज टॉक अबाउट IMR, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। तो वो बोलते हैं इनइक्वालिटी इज बिटवीन पीपल, बिटवीन नेशंस, राइट, developed nations and developing countries and least developed countries. So there is inequality among nations too, and especially inequalities which are there amongst generation. हम सारे के सारे रिसोर्सेज ही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, तो हम अपनी जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ेंगे, राइट। सो दिस डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट सस्टेनेबल, इंटर जनरेशनल इक्विटी है ही नहीं, राइट। तो ये जब इतने इल इफेक्ट्स ऑफ साइंस हैं, ठीक है, इल इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपका जो कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक जो ट्राइमवेरेट बन रहा है, तो ये तो बोलते हैं कि जो प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी है वो कंप्लीटली फेल कर गया है, ठीक। अब हम देखते कंटिन्यू करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्रिटिसाइज किया कि जो पॉजिटिविस्ट हैं दे आर कंस्ट्रक्टिंग बिग यूनिवर्सल ग्रैंड थियरीज, दे आर मेकिंग बिग और ग्रैंड क्लेम्स, राइट। दे आर कंस्ट्रक्टिंग theories to explain all possible aspects of reality which is just not possible, right। तो वो कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, सी जो मेटा नैरेटिव्स का कंसेप्ट है वही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। लियोटार्ड बोलते हैं कि ऑल थियरीज आर एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो जितनी थियरीज दी जाती हैं दे आर जस्ट अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो अपनी स्टोरी जितने अच्छे से सुना सकता है वो थियरी क्या है, एक्सेप्ट हो सकती है, एक्सेप्ट हो जाती है, राइट। ये थियरीज क्या है, जस्ट नैरेटिव्स हैं, राइट, स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, दीज आर मेयर आइडियाज, ओपिनियंस और व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो एज सच कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्टिवली वो बोलते हैं कि कोई ट्रू फॉल्स नहीं देख सकते किसी भी थियोरी को, कि सम थियरीज ऑब्जेक्टिवली और एब्सोल्युटली ट्रू और फॉल्स। These big theories or even every theory is a form of storytelling, it is a form of discourse, it is a form of narrative, it is a form of how you are presenting your ideas, opinions and viewpoints, right। तो वो बोलता है कि all theories are based on language games। So वो बोलते हैं कि ये जो theories हैं ये it is based on language games। क्या है, जैसे गेम्स में क्या है, वेरियस पार्टिसिपेंट क्या है टेक पार्ट करते हैं, राइट, वेरियस मूव्स चलते हैं, राइट। तो ये जो गेम जो जीत जाता है स्टोरी टेलिंग का, जितने अच्छे से वो सुना सकता है, वो क्या है, थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज इफ इट इज समथिंग ऑब्जेक्टिवली ट्रू और फॉल्स, वैलिड और इनवैलिड। वो बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि लैंग्वेज गेम्स इसमें क्या करते हैं थ्योरीज में, ऑल दीज थ्योरीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज गेम्स, इट इज बेस्ड ऑन वर्ड्स, राइट। These words could be oral, how you are presenting these words in form of various seminars, conferences, right, or public discourses on various media platforms, right, or it could be written in form of books, how your books are gaining legitimacy, right. So through this power of words, right, through this war or playfulness of words, man is engaged in construction of various narratives, right। तो वो बोलता है कि ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं ऑफ दिस थियरीज, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आर प्रोजेक्टिंग वेरियस मूव्स, राइट, वेरियस मूव्स, जैसे चेस में वेरियस मूव्स खेलते हैं, दे आर engaged in various kind of moves, and these moves is nothing but these are war of words, how they are presenting their viewpoints, ideas and opinions, right। So through these words they are trying to convince others, they are trying to negotiate with others, they are trying to persuade others to get their viewpoints accepted, right। वो कहते हैं कि थ्रू दिस वार ऑफ वर्ड्स वेरियस रीजन दिया जाता है, लॉजिक दिया जाता है और आर्ग्यूमेंट्स और जस्टिफिकेशन दी जाती है, राइट, जिसके थ्रू वो क्लेम करते हैं कि आवर थियरी इज एब्सोल्युटली ट्रू, आवर थियरी इज ऑब्जेक्टिवली ट्रू और फॉल्स। लेकिन ये बोलते हैं कि ऑल थियरीज
all theories are equally valid because all theories are essentially storytelling, right? No theory is valid or invalid, कोई ऐसा नहीं है valid है और invalid है, true है एक, दूसरी false है, because all are essentially stories and how you are projecting these narratives. तो ये बोलते हैं डाइवर्सिटी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है, वेरियस थ्योरीज और व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो जो डोमिनेंट जो क्लास है, डोमिनेंट सेक्शंस है, वो जनरली ये जो है लैंग्वेज गेम्स में और डिस्कोर्स में क्या जीत जाते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, दे हैव पावर ऑफ सोशलाइजेशन, दे हैव पावर ऑफ एजुकेशन, दे हैव पावर ऑफ मीडिया टू प्रोजेक्ट और टू प्रोपगेट देयर ओन व्यू पॉइंट्स, राइट। तो वही बोलते हैं कि ये जो है कि खाली एक सिंगल नैरेटिव नहीं है, एक सिंगल मेटा नैरेटिव नहीं है, रादर देयर कुड बी मैनी थियरीज एंड ऑल थियरीज आर इक्वली वैलिड, राइट। सो दिस थियरी पोस्ट मॉडर्निज्म it gives opportunity for other viewpoints or other theories to come forward, so it gives voice to the voiceless or marginalized sections of the society to project their own theories, ठीक है। तो मेटा नैरेटिव्स में हमने जो डायग्राम देखा उसमें देखा कि जो सारे के सारे जो नैरेटिव्स हैं दे आर अलाइनिंग इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज अ कोहेरेंस बिटवीन देम, ठीक है। दे आर ऑल जस्टिफाइंग modernity through playful use of words, justification, reason, logic and arguments. लेकिन ये बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, सिंस ऑल थियरीज आर इक्वली वैलिड और सबका डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, सो देयर शुड नॉट बी अ सिंगल नैरेटिव, अ सिंगल ग्रैंड क्लेम, रादर इनकोहेरेंस हो सकती है डिफरेंट थियरीज के बीच में, डिफरेंट थियरीज कुड बी इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, देयर कुड बी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, राइट। तो वेरियस थियरीज क्या है डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या मूव कर सकती है, दे माइट डाइवर्ज, दे नीड नॉट कन्वर्ज, there might be incoherence between them, right, there might be contradictions and incompatibility between them, but as all are essentially a form of storytelling or setting of grand narrative or setting of narratives, so it does not matter. तो ये बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट कि मॉडर्निटी क्या है, इट एनकरेजेस मोनोकल्चर, ठीक है। जो हमने ट्राइमवायरेट देखा था उसको एनकरेज करती है और इसी को एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेस्टर्न मॉडल ऑफ थॉट, ऑफ सेकुलराइजेशन, लिमिटिंग रिलीजियस थिंकिंग, डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट, राइट, जीडीपी। So Western model of thought, it is exported as a package to various countries, and they claim this model of development, this Western centric thought or bias, it is engaged in universalization and standardization just like positivism, ठीक है। They are encouraging monotonous, they are encouraging monoculture which is quite monotonous in nature, right, it kills diversity, right, it kills different viewpoints, it kills different practices. तो spontaneity और dynamism क्या है उससे लूज हो जाता है। तो बोलते हैं कि पॉजिटिविस्ट और मॉडर्निटी बिलीव्स इन वन सिंगल वे ऑफ डूइंग थिंग्स और प्रोक्लेम करते हैं कि दिस इज द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग एंड दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड दिस इज हाउ द सोसाइटीज शुड बी कंस्ट्रक्टेड, दिस इज हाउ रियलिटी शुड बी सीन, राइट। तो आप देखोगे कि सारी सिटीज को एक तरीके से ही आर्किटेक्चर होना चाहिए। ली कॉर्बुजियर जो थे एक पॉजिटिविज्म का यूज करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर में, वो यही बोलते हैं कि सोसाइटीज शुड बी, सिटीज शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड, प्रॉपर स्पेसेस होने चाहिए, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल, ये हो गया कमर्शियल, और बोलते हैं कि सिटीज शुड बी लाइक मशीन्स, राइट, मशीन्स ऑफ सीमेंट, स्टील, और उनका स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही उनका क्या है ग्रोथ होनी चाहिए और प्रॉपर स्ट्रक्चर में के साथ ही वो बिल्डिंग्स का ओरिजिनेशन होना चाहिए, राइट, उनका वर्टिकली राइज होना चाहिए। तो बोलते हैं एक प्रॉपर सेट स्टैंडर्ड के साथ ही क्या है सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और यही स्टैंडर्ड क्या है रेप्लिकेट होना चाहिए, वैसे ही सिटीज़ क्या है बन सकती हैं। इसका क्रिटिसिज्म करंट जो इकोनॉमिक एडवाइजर है संजीव सान्याल, उन्होंने यही क्रिटिसिज्म किया कि सिटीज़ कुड बी स्पॉन्टेनियसली ग्रोन, राइट। तो सिटीज़ एक सिंगल वे ऑफ डूइंग थिंग और इसी मोनोकल्चर को बाहर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। साइंस, आर्किटेक्चर भी एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो वो मोनोकल्चर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या डालेंगे आप इसमें,
पॉल फेरेरा बैंड और थॉमस कुन। पॉल फेरेरा बैंड को हमने पढ़ा था साइंस और साइंटिफिक मेथड के क्रिटिक में। तो उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया? पॉजिटिविज्म यही तो बोलता है। पॉजिटिविज्म को डायरेक्ट ये आपको इंट्रोडक्शन ये लेके आना, ये फर्स्ट हमारा क्रिटिसिज्म हो गया पॉजिटिविज्म का मेटा नैरेटिव्स वाला, कि सिंगल ग्रैंड यूनिवर्सल थियरीज और क्लेम्स है, ऐसा कुछ नहीं है। रादर देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड एवरी थ्योरी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, इट इज अ प्लेफुलनेस ऑफ वर्ड्स, वेरियस थियरिस्ट आर engaged in playing language games to get through various written and oral words, they are trying to gain legitimacy through various justifications, reasons and arguments, but all of these are various moves played by various participants, right? So there is no absolutely true or false theory, valid or invalid theory. तो एक तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। सेकंड हो गया आपका मैथोडोलॉजिकल एनार्किज्म ऑफ पॉल फेरेरा बैंड। पॉल फेरेरा बैंड भी पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमने जब पॉल फेरेरा बैंड के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि वो क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड को इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि साइंटिफिक मेथड एक सेट टेम्पलेट ही फॉलो करता है। देर इज ओनली वन सिंगल वे ऑफ डूइंग साइंस, देर इज वन सिंगल वे ऑफ explaining reality or discovering reality, and that is only through a particular scientific method following absolutely rigid procedure. You should be going to the field, observing, right? Then you should be making calculations, then you try to interlink them, then peer review. So there is a very rigid process, and there is only one process that is followed. Rather, science should be liberated, right? Different people can follow different approaches to conduct investigations, right? हमने serendipity भी पढ़ा था, some gain knowledge by luck, right? तो वो बोलते हैं कहीं ना कहीं हमें मैथोडोलॉजिकल एनार्किज्म लेके आना है। वो उन्होंने टर्म दिया इसको लिए एनीथिंग गोज, ये हमने पढ़ा था क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड में। तो देर इज नो सिंगल वे ऑफ डूइंग थिंग, देर इज नो सिंगल वे ऑफ डूइंग साइंस, देर इज नो सिंगल वे ऑफ कंडक्टिंग सोशियोलॉजिकल स्टडीज। रादर मैथोडोलॉजिकल एनार्किज्म लेके आओ। पॉजिटिविज्म क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्पलेट, रिजिड टेम्पलेट को ही फॉलो करता है, वो नहीं करना चाहिए। मैथोडोलॉजिकल एनार्किज्म जैसे पॉल फेरेरा बैंड। सेकंड, पैराडाइम एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमने पढ़ा थॉमस कुन का। पैराडाइम हमने देखा कि पैराडाइम शिफ्ट होता है, साइंटिफिक रिवोल्यूशंस आती हैं, ठीक है। एक पैराडाइम में क्या है, पर्टिकुलर सेट ऑफ थियरी को ही फॉलो किया जाता है, राइट? जैसे न्यूटोनियन एक मेटा नैरेटिव, इसको आप लिंक करो मेटा नैरेटिव यहां से, तो जैसे एक पर्टिकुलर मेटा नैरेटिव हो गया, पैराडाइम से लिंक करेंगे जब आप मेटा नैरेटिव और पैराडाइम को, तो आप देखेंगे कि जैसे ऑल नैरेटिव्स आर अलाइनिंग एंड कन्फर्मिंग टू वन बिग नैरेटिव, दे आर जस्टिफाइंग वन बिग नैरेटिव। हमने देखा प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी को कैसे किया। ऐसे ही बोल रहे हैं कि एक बिग थियरी जो होगी वो उस पैराडाइम को डोमिनेट करेगी। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने इनिशियली डोमिनेट किया फर्स्ट फेज ऑफ साइंस में, और जितनी थियरीज डेवलप हुई उस पैराडाइम में, दे वर इन कन्फर्मिटी विद न्यूटोनियन मैकेनिक्स, राइट? पर्टिकुलर मेथड फॉलो किया जाता था, वही रूल्स फॉलो करने चाहिए, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वन पैराडाइम में। लेकिन हम देखेंगे कि पैराडाइम में वेरियस क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को ये थियरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती, राइट? तो उसके बाद जंप मारता है वो दूसरे पैराडाइम में, साइंटिफिक रेवोल्यूशन होती है, पैराडाइम शिफ्ट होता है, हमने देखा था। तो जब ये पैराडाइम शिफ्ट होगा फ्रॉम न्यूटोनियन मैकेनिक्स टू एंटायर डिफरेंट पैराडाइम, दैट इज आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स, सो एंटायरली डिफरेंट अप्रोच, राइट? तो सिमिलरली पैराडाइम एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशंस को आप मेटा नैरेटिव से कनेक्ट कर सकते हो, और यहीं पे आप पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म आ जाए, ठीक है। You should refer to the lecture of science and scientific method, because both these are Paul Feyerabend and Thomas Kuhn. They belong to postmodernistic school of thought, right? ना postmodernism को हम देखते हैं कि क्या है, postmodernism कैसे आया है। लैंग्वेज गेम्स के बारे में मिशेल फुको को हम डिस्कोर्सेस से भी लिंक कर सकते हैं, राइट? हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम वाले चैप्टर में। लेकिन वो बोलते हैं वन सिंगल वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड दैट इज ओनली द ट्रू नॉलेज। लेकिन हम देखते हैं कि अगर साइंस है तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल नॉलेज भी है ट्राइबल्स की, राइट? जब सुनामी आया था तो ट्राइबल्स वर एबल टू सर्वाइव, राइट? इवन द बेस्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द पीपल, बट थ्रू द ट्रेडिशनल नॉलेज ट्राइबल्स वर एबल टू सर्वाइव एंड प्रिडिक्ट सुनामी इन एडवांस। ट्रेडिशनल नॉलेज में हम ये भी देखेंगे
कि जो जो आपका यूज होता है ट्रेडिशनल नॉलेज का इन फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन, इनका पेटेंट भी करवाया जाता है, आईपीआर करवाया जाता है, राइट. सो दीज एंशियंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ट्राइबल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, दे आर फार एडवांस्ड, राइट. सो दिस इज a kind of postmodernism, right? Why are you following one particular set of methodology, one particular set of science? Rather, there is multiple knowledge systems are there, multiple way of conducting theories, multiple way of gaining knowledge, and all knowledge is equally valid. सिमिलरली मेडिसिन सिस्टम्स में देखेंगे कि एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी का आता है, योगा और आयुर्वेद के अपने फायदे हैं, राइट. लेकिन क्या है, पॉजिटिविस्ट और मॉडर्निस्ट क्या बोलेंगे कि ओनली एलोपैथी इज द ओनली वे और इट इज द ओनली करेक्ट मेडिसिन साइंस, राइट. बट देयर आर अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम्स एज वेल. Similarly, bamboo food or colored chai is gaining acceptance again. So there is a multiple diversity in various choices, preference, taste. सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे पोस्ट मॉडर्निज्म का ग्रेट रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं. आजकल ग्रेट रेजिग्नेशन चल रहा है. कोविड ने क्या किया कि जैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो रही थी और जैसे वर्क को कंसेप्शन किया जाता था इन कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर, राइट, दैट 10 to 7, राइट, या 9 to 7 वर्क कल्चर सिस्टम, sitting in cubicles, following one set of working culture, right? So people have revolted against it, especially in US. They are trying to value their own work spirit, how they want to live their life. They don't want to follow herd mentality, right? They want to pursue their passions, जो उनका पैशन है, जिस वर्क को परस्यू करना चाहते हैं. दैट इज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर रिजाइनिंग. सो जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ मॉडर्निटी का था कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन होगा, राइट, या फिर क्यूबिकल्स में वो होगा, सर्विसेज होंगी, तो वो जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क था जो कैपिटलिज्म लेके आया था मॉडर्निटी के साथ, उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है आज, ठीक है. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. तो मेटा नैरेटिव्स पहला होगा जो डायरेक्ट यूनिवर्सल क्लेम्स और ग्रैंड नैरेटिव्स को एकदम रिजेक्ट कर देगा. वो बोलेगा ऑल थियरीज आर नॉट एब्सोल्युटली ट्रू और फॉल्स. तो पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट आता ही नहीं है. ऑल थियरीज आर इक्वली वैलिड, दीज आर जस्ट मेटा नैरेटिव, दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग. सिमिलरली Paul Feyerabend and methodological anarchism, there is no single method, right? anything goes. इसके लिए आप देखिएगा ये क्या बोलते हैं और साइंटिफिक रेवोल्यूशंस को आप लिंक करेंगे. See, I'll be giving you 2 to 3 important points, ठीक है, which you could use in your answers, ठीक है. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, we have already studied it. तो पीटर बर्जर जो थे, हमने देखा था कि he was belonging to the phenomenological school of thought, right? तो उसका एक कोट यूज कर सकते हो for criticizing macro sociologist और positivist. He said society is viewed as a puppet theater with its members portrayed as puppets dancing, jumping and acting out parts assigned to them with invisible strings attached on their back. इसमें कुछ वो है नहीं समझाने लायक. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है स्ट्रक्चर, और मैक्रो सोशोलॉजिस्ट और पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज एब्सोल्युटली in conformity with the demands of social structure, cultural values and norms. So it is man is behaving like a puppet, very inert or passive, readily conforming to the invisible strings pulled by social structure, right? Hal Garfinkel said man is portrayed as a cultural dope, right? As if man is immersed in culture, right? As if he is completely blind, he is completely in conformity with culture, as if he is being possessed by culture, so he is behaving in absolutely committed manner, right? Manifesting appropriate behavior. फिर हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू फ्री साइंस ऑफ सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल. वैल्यू न्यूट्रलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सोशोलॉजिस्ट हैं उसकी थियरीज क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय हिज आइडियोलॉजी और थिंकिंग. और ये जो आइडियोलॉजी और थिंकिंग है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेसर, सम सोशोलॉजिस्ट ड्यूरिंग हिज एजुकेशनल टाइम्स
right? In college or school times, he might be influenced by a particular professor or by particular ideology, right? For example, how Saint Simon, how Comte came in influence of Saint Simon and how he came to be a positivist, right? ऐसी his एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसके इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, राइट? उसकी लाइफ लर्निंग्स कैसी है. फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थियरिस्ट हमने देखा को उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस कैसे थे ड्यूरिंग द नाजी रिजीम्स एंड हाउ दैट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट शेप्ड देयर थियरी. और सिमिलरली आइडेंटिटी, फेमिनिस्ट और दलित सोशियोलॉजिस्ट की जो थियरीज है दे आर शेप्ड बाय देयर आइडेंटिटी, राइट? तो एक यूज कर सकते हो आप, देयर विल ऑलवेज बी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन एंड आइडियोलॉजिकल बायस. नो थिंकिंग मैन कैन बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल. न्यूट्रलिटी इज अ मिथ, right? These terms or these sentences you could use in your answers. So now we'll be concluding this non-positivistic methodology part. In next lecture we'll be talking about fact value and objectivity. It will be a 15 to 20 minute lecture because I'll be assembling whatever I have already taught you, right? I'll make some 2 mind maps and then your topic will be done. So after that we'll start with thinkers. In first class we will talk about Auguste Comte and Herbert Spencer, and from there onwards we'll be covering Durkheim. Okay.